Hello guys, what's up? This is Simit Parson. I hope that you're doing absolutely well. So Kasakai, so let's start with our detailed revision of charge under GST. And this lecture is applicable for CA final students, CMA final student जो अपने एग्जाम्स देने वाले हैं 2026 में कभी भी, मतलब मई जून सितंबर दिसंबर या फिर 27 का जान कभी भी हो तुम लोग ये लेक्चर देख सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज फुल्ली अमेंडेड लेक्चर. और एक चीज बताना चाहता हूँ कि चार्ज अंडर जीएसटी ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसके अंदर ना काफी इंटरकनेक्शंस होते हैं. मतलब ये एग्जाम्शन से इंटरकनेक्शन आएगा, तो जिधर जिधर इंटरकनेक्शन होगा आई विल टेल यू. एक या दो ऐसे पॉइंट्स है तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं वो एग्जाम्शंस के टाइम पे पढ़ाऊंगा, बिकॉज काफी सारे इंटरकनेक्शन है, राइट. तो बट बाकी एवरीथिंग 99.99% विल गेट कवर्ड हियर. तुम लोगों को काफी मजा आएगा और ये अच्छे से वीडियो देखना जरूर. और स्टार्ट करने के पहले अगर इस चैनल पे तुम लोग नए रहोगे तो प्लीज एक बार छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा देना और लाइक जरूर करना है वीडियो को, बिकॉज आपका एक लाइक एक कमेंट तुम्हारे लिए मे बी एक छोटा सा लाइक होगा, मे बी छोटा सा कमेंट होगा, पर मेरे लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है. सो अभी इसी पॉइंट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज अंडर जीएसटी. नाउ चार्ज अंडर जीएसटी में देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैंने टोटल ओवरव्यू का बात किया तो ओवरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से. तो सबसे पहले कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हम लोग. सीजीएसटी एक्ट अगर देखा तो सेक्शन नंबर 9 देखेंगे. आईजीएसटी एक्ट देखा तो सेक्शन नंबर 5 देखेंगे. तो हम लोग सीजीएसटी एक्ट इसमें पढ़ने वाले. तो कौन से सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. सेक्शन नंबर 9(3) विच इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. 9(5) दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिसमें अमेंडमेंट है अभी. एंड 10(1), 10(2), 10(2) विच इज योर कॉम्पोजिशन स्कीम. फटाफट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एक डेफिनेशन जो है विच इज ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो पूरा का पूरा जीएसटी में तुम लोगों को यूज होगा. एग्जेम्पशन एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है. एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब सप्लाई विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, नंबर वन. विच इज होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, जो एग्जामेशन नोटिफिकेशन जाएगा उसमें से. और तीसरा विच इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. इसका मतलब क्या सर. नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब पेट्रोल दिया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो जिसपे जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहल उस पे जीएसटी नहीं लगता है, तो दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई विल गेट कैटेगराइज्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज. एकदम परफेक्ट, परफेक्ट एकदम. चलो बढ़ते आगे. अंडर सेक्शन 9(1) लिखा क्या है. 9(1) के अंदर लिखा है कि लेवी ऑफ सीजीएसटी ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई. वेरी गुड. सीजीएसटी किस पे लगेगा. इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगेगा. कौन से वैल्यू पे लगेगा. जो ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, जो हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे, बराबर. ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब गुड सर्विस और बोथ पे जीएसटी लगता है, जो वैल्यू सेक्शन नंबर 15 से डिटरमाइन होता है. और जो इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, इस पे कौन सा जीएसटी लगता है दोस्तों. सीजीएसटी लगता है. बट उन्होंने 9(1) के अंदर ही बोल दिया, 9(1) के अंदर ही बोल दिया कि भाई एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मतलब अल्कोहलिक लिकर पे दोस्तों कभी भी जीएसटी नहीं लगने वाला है, बिकॉज चार्जिंग सेक्शन के अंदर बोल दिया कि उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर. नाउ उन्होंने लास्ट ईयर ना एक अमेंडमेंट आया था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के साथ साथ, इफ इट इज अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडीनेचर्ड. जस्ट मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ये देता हूँ ये पॉइंट पे. देखो, अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल अगर हम लोगों को सैनिटाइजर में यूज करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, उसको डीनेचर करते हैं. क्या करते हैं, उसको डीनेचर करते हैं. सो सम अल्कोहल इज फॉर कंजम्पशन विच इज अनडीनेचर्ड. और अगर वो किधर यूज करना होगा, सैनिटाइजर में फॉर एग्जाम्पल यूज करना होगा, तो वो क्या करते हैं, हम डीनेचर्ड करते हैं. तो डीनेचर्ड जो है ना, वो इंक्लूडेड है जीएसटी के अंदर. बट जो अनडीनेचर्ड है, जो अल्कोहल हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे विच इज अनडीनेचर्ड, अनडीनेचर्ड पे क्या किया जाता है, जीएसटी वो लोग को चार्ज नहीं करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. और कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो जीएसटी जो अल्कोहल बनाने के लिए यूजफुल होंगे, वो भी स्पिरिट जो होता है, वो भी उस पे भी जीएसटी उनको नहीं लगाना है. एकदम परफेक्ट है. दिस इज योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ 9(1). 9(2) के अंदर लिखा है कि भाई देखो, कुछ कुछ चीजों पे जीएसटी जीएसटी के अंदर तो है, बट रेकमेंडेशन दिया ना जीएसटी काउंसिल ने, उसके बाद उस पे जीएसटी लग जाएगा. यू ऑलरेडी नो दिस. पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये कभी भी जीएसटी नहीं लगता है उस पे. बट अगर जीएसटी काउंसिल ने अगर रिकमेंडेशन दे दिया, देन दैट केस उस पे जीएसटी लगना चालू हो जाएगा. परफेक्ट. 9(3) के अंदर देखते हैं आरसीएम कवर्ड सेपरेटली. मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा. आरसीएम मतलब क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. यूजुअली जब सप्लायर जीएसटी चार्ज करता है, कलेक्ट करता है, पे करता है, तो उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कवर किया जाता है. बट अगर द पर्सन हु इज गोइंग टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट एंड डू ऑल द कंप्लायंसेस इज द रेसिपिएंट, देन इन दैट केस वो आरसीएम के अंदर कवर किया जाता है. परफेक्ट है.
बाद में आता है सेक्शन नंबर 94 के लिए ना तुम लोगों के लिए मस्त चीज समझा दो तुम लोगों को, इधर देखो। 94 कवर किया है जीएसटी ऑन रियल एस्टेट प्रमोटर्स, मतलब बिल्डर्स बेसिकली। ठीक है, नाउ हु इज द सप्लायर हियर, ए वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, हु इज द सप्लायर हियर, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन who is making some specific supplies to a specific person, specified person who is a promoter, मतलब बिल्डर। ठीक है, नाउ समझो एक बात, ये जो बिल्डर होता है ना, बिल्डर ने अगर कुछ भी परचेज किया फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दैट केस इसमें कैसे क्या टैक्सेबिलिटी होगा उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले इधर आ जाओ, तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, देखो अगर कोई बिल्डर होगा तो क्या परचेज करेगा, सैंड परचेज कर सकता है, मतलब इनपुट्स, आयरन, मतलब ब्रिक्स। बाद में इनपुट सर्विसेज का बात किया तो इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस, सर्वेयर का सर्विस। देन इन दैट केस अगर कुछ भी इनपुट्स या फिर इनपुट सर्विसेज अगर लेता है, एक्सेप्ट फॉर सीमेंट, सीमेंट छोड़ के बाकी जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज लेता है, गवर्नमेंट का मानना है कि भाई देखो, तुम लोग ने एटलीस्ट 80% तुम लोग ने रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए, और बाकी का 20% जो होगा ना, तुम लोग अनरजिस्टर्ड से ले सकते हो। मैं वापस बोलता हूं, उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग कुछ परचेस कर रहे हो, मैं बिल्डर हूं, मैं कुछ परचेस कर रहा हूं इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज, 80% जो होता है ना, वो 80% तुम्हारा रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, और बाकी का 20% तुम्हारा अनरजिस्टर्ड से चल जाएगा। बराबर है, मैं सीमेंट का बाद में बात करूंगा, कैपिटल गुड्स का बाद में बात करूंगा। मैं पहले बात करता हूं सैंड, आयरन, ब्रिक्स, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस और सर्वेयर का सर्विस, विच मीन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज का। ये एक्सेप्ट फॉर सीमेंट मैंने किससे परचेस करना चाहिए, एक रजिस्टर्ड पर्सन से करना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, तो मिनिमम 80%। बराबर, और 20% जो है वो तुम लोग अनरजिस्टर्ड से किया तो भी चल जाएगा। बराबर है, ओके। नाउ इधर एक एग्जांपल देता हूं। टोटल इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज कितना है एक्सक्लूडिंग सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स, इट इज 5 करोड़। ये सब रजिस्टर्ड पर्सन से ही होना चाहिए क्या, नहीं, मिनिमम 80% शुड बी परचेस्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो वो कितना होता है, 4 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ का जो परचेस होगा वो अनरजिस्टर्ड से चलेगा क्या, यस चलेगा। रेस्ट कैन बी परचेस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, परफेक्ट एकदम। तो सर मुझे 4 करोड़ का आउट ऑफ 5 करोड़ मिनिमम रजिस्टर्ड से परचेस करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ शॉर्टफॉल, say for example there is a shortfall, I was supposed to purchase from a registered person to the extent of or of for 4 crore, but मैंने एक्चुअली सिर्फ 2.5 करोड़ ही परचेस किया रजिस्टर्ड पर्सन से। सो कैन आई से दैट 1.5 करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ, यस। तो ये जो 1.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है ना, उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अपने को जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब बिल्डर को जीएसटी देना पड़ेगा 1.5 करोड़। देखो, अगर कुछ भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस हुआ है ये चीज, तो उस पर तो जीएसटी आएगा ही नहीं, बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है। बट अगर अगर कोई कुछ भी शॉर्टफॉल होगा, अगर कुछ भी शॉर्टफॉल होगा, रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए था, गवर्नमेंट वांट्स टू टेक जीएसटी ऑन 4 करोड़, बट इधर इज अ शॉर्टफॉल कि 2.5 करोड़ ही तूने क्या किया, एक रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, विच मीन 2.5 करोड़ पे ही जीएसटी गवर्नमेंट को मिला है। बराबर, बाकी तूने अनरजिस्टर्ड से लिया, उस पे लिए उन्होंने जीएसटी चार्ज नहीं किया था। अभी जो जो जितना भी शॉर्टफॉल हुआ ना 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ का, ये 1.5 करोड़ पे गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिला है, बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया हुआ, और इसके वजह से गवर्नमेंट चार्जेस जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज other than what, other than cement, then in that case it is going to be considered as okay, इनपुट्स परचेस किया, इनपुट सर्विस परचेस किया, 80% मिनिमम क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, बाकी जो होगा वो क्या हो सकता है, अनरजिस्टर्ड से हो सकता है। एकदम परफेक्ट। एंड इफ देर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ परचेस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन पे जीएसटी ऑन सच शॉर्टफॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर व्हाट अबाउट मैंने एक सीमेंट परचेस किया, मैंने अगर सीमेंट परचेस किया या फिर कैपिटल गुड्स परचेस किया, देन इन दैट केस इनके लिए तो कुछ लिमिट है ही नहीं, इनके लिए 80% है ही नहीं, तुम लोग ने रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेस करना चाहिए। बट अगर मैंने बाकी इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का बात किया तो 80% तुम लोग ने रजिस्टर्ड पर्सन से करना चाहिए, बाकी अनरजिस्टर्ड से चल जाएगा। बट सीमेंट और कैपिटल गुड्स के केस में तुम लोग ने रजिस्टर्ड पर्सन से ही करना चाहिए। मतलब अगर तुम लोग ने रजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट लिया होगा, देन इन दैट केस उस पे लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन ही जीएसटी चार्ज कर रहा है, सप्लायर। ठीक है, तो इसमें एफसीएम लगेगा। बट अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने अगर सीमेंट लिया होगा, तो इधर सप्लायर तो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है,
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि सीमेंट तुम लोग को बोला था मैं रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए, पर तूने अगर नहीं लिया तो हम लोग आरसीएम के अंदर रेसिपेंट को बोलेंगे जीएसटी पे करने के। सिमिलरली इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर तुम लोगों ने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया तो अच्छी बात है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लायर है वही जो है वो जीएसटी पे कलेक्ट करके पे करेगा। बट अगर तुम लोग ने कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया होगा, देन इन दैट केस भाई सप्लायर तो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, पर उसका जीएसटी किसको देना पड़ेगा? रेसिपेंट को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देना। सो बेसिकली सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स के केस में देयर इज नो लिमिट ऑफ 80%। उनको जो भी है वो रजिस्टर्ड से ही लेना है। तू नहीं लिया देन इन दैट केस जो भी तूने नहीं लिया होगा देन इन दैट केस रेसिपिएंट उस पे आरसीएम के अंदर पे करेगा। बट इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का बात किया तो 80% तक तुझे रजिस्टर्ड से लेना है, बाकी अनरजिस्टर्ड से चल जाएगा। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस सेक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 94। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। बराबर है। सेक्शन नंबर 95 पे आता है। सेक्शन नंबर 95 में बोला है कि देखो, अगर मैंने टोटल हम लोग अभी तक पढ़ते थे 4 बिजनेसेस, अगर तुम लोग ने एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किए देन इन दैट केस उस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। बराबर 95 के अंदर। बट उन्होंने 4 के जगह पे 5 पॉइंट कर दिया अभी। अभी अगर 5 बिजनेसेस, एक अमेंडमेंट है बेसिकली, अगर ये 5 बिजनेसेस ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करते हैं देन इन दैट केस अंडर सेक्शन 95 द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। चलो देखते हैं तब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के 5 बिजनेसेस कौन से हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अगर मैं बात किया ओला और उबर का, फॉर एग्जांपल देयर इज वन कस्टमर हियर, देयर इज वन ड्राइवर काका हियर, और ये ड्राइवर काका उबर के थ्रू कस्टमर को सर्विस दे रहा है, राइट? मुझे उबर ने सर्विस दिया तो मैं उबर को पैसा दूंगा 500 रुपीज प्लस 50 रुपीज ऑफ जीएसटी। द क्वेश्चन कम्स, हु विल पे दिस 50 रुपीज टू द गवर्नमेंट? विल उबर पे और विल ड्राइवर काका पे? गवर्नमेंट ने बोलकर रखा है सीधा सीधा बात, इन दिस केस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के केस में ड्राइवर काका को पैसा दो ही मत। It will always and always be the responsibility of Uber to pay the GST to the government. Now, it does not matter whether driver काका is a registered person or an unregistered person, फर्क नहीं पड़ता है। Always Uber का ही responsibility बनेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है मालूम है? अगर ये सप्लायर जो है ना, ये सप्लायर अगर एक कंपनी है, अगर ये सप्लायर कौन है? एक कंपनी है, एंड जो कंपनी जो व्हीकल रेंट पे दे रहा है ना, दैट इज एन ओमनीबस। ओमनीबस मतलब व्हीकल कैरिंग मोर देन 6 पर्सन, बेसिकली बस। अगर सप्लायर कंपनी है और जो व्हीकल दे रहा है वो व्हीकल अगर ओमनीबस होगा देन इन दैट केस उबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सप्लायर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। सो बेसिकली देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन। बाकी इन ऑल द पॉइंट्स उबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का पॉइंट। परफेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज सर्विस ऑफ अकोमोडेशन मतलब ओयो। सी ओयो के केस में क्या होता है, अगर और एक चीज कि अगर प्रतीक ने ओयो पे एक रूम बुक किया, तो ओयो का होटल्स मतलब क्या, ओयो के पार्टनर्स है, तो उनको बताएगा भाई, होटल वाले काका को बताएगा कि प्रतीक आने वाला है अपने होटल के अंदर। समझा कि ना? ओके। नाउ इन दिस केस 1000 रुपीज प्लस 100 रुपीज का पेमेंट हुआ ओयो को। क्वेश्चन ये आता है, हु विल पे दिस 100 रुपीज टू द गवर्नमेंट? आंसर बहुत सिंपल है, अगर होटल वाले काका अगर रजिस्टर्ड पर्सन होंगे देन होटल वाले काका विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। बट अगर होटल वाले काका मतलब जो सप्लायर है इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, 95 विल गेट ट्रिगर्ड एंड एज पर सेक्शन 95 इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। एकदम परफेक्ट एवरीबडी। सो 2 पॉइंट्स देखे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अकोमोडेशन, सॉरी सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन। थर्ड पॉइंट इज हाउस कीपिंग सर्विस सिमिलर टू अकोमोडेशन सर्विस। अभी इधर क्या है, अर्बन कंपनी मतलब हाउस कीपिंग सर्विस। इन दिस केस सेम चीज, एक अर्बन कंपनी के थ्रू मैंने कुछ सर्विस बुक किया, प्रतीक ने अर्बन कंपनी को 100 रुपीज का जीएसटी दिया, तो हु विल पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट? अर्बन कंपनी पे करेगा कि सर्विस प्रोवाइडर? एग्जैक्टली सेम। अगर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड होगा तो सर्विस प्रोवाइडर देगा, अगर सर्विस प्रोवाइडर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो अंडर सेक्शन 95 अर्बन कंपनी देगा। अंडरस्टैंडिंग। द फोर्थ पॉइंट इज रेस्टोरेंट सर्विस और स्विगी और जोमेटो। इस पे थोड़ा फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल देर इज वन पर्सन जिसको भूख लगी है, वो किधर गया? जोमेटो के पास गया, और जोमेटो के ऐप पे गया और जोमेटो को बोला कि भाई मुझे कुछ खाना चाहिए अप्पा कैंटीन से। ठीक है, अप्पा कैंटीन करके एक है, उससे कुछ खाना चाहिए। तो इसके लिए प्रतीक ने 1000 प्लस 100 का जीएसटी पे किया। नाउ इट विल बी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दिस 100 रुपीज टू द गवर्नमेंट? ना वो डिपेंड करता है।
अगर ये अप्पा कैंटीन बड़ा आदमी होगा तो अप्पा कैंटीन पे करेगा, बट अगर अप्पा कैंटीन छोटा आदमी होगा तो जोमेटो पे करेगा. नाउ द क्वेश्चन इज सर, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेदर अप्पा कैंटीन इज अ बिग पर्सन और नो? सर रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन देखेंगे नहीं, हम लोग रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं देखेंगे, इधर हम लोग देखेंगे वेयर दैट अप्पा कैंटीन इज लोकेटेड. इफ अप्पा कैंटीन इज लोकेटेड इन अ होटल जिसका रहने का जो रूम होता है ना, डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ दैट रूम is more than 7,500 rupees per day per person. Sorry, per day per unit is more than 7,500 rupees. Then in that case ये जो होटल है वो होटल बड़ा होटल बन गया और इसके अंदर के सब रेस्टोरेंट्स भी ऑटोमेटिकली क्या बन गए, बड़े रेस्टोरेंट्स बन गए. सो हम लोग अप्पा कैंटीन बड़ा रेस्टोरेंट है कि नहीं देखने के लिए उसका लोकेशन देखेंगे. इफ दैट रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इन अ होटल वेयर द डिक्लेयर्ड टैरिफ पर डे पर यूनिट इज इन एक्सेस ऑफ 7,500, तो वो होटल तो बड़ा होटल बन गया पर उसके होटल के अंदर के जो रेस्टोरेंट्स है ना वो भी क्या बन जाएंगे, बड़े रेस्टोरेंट्स बन जाएंगे. तो अगर मैंने ऐसे 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में से मंगाया देन इन दैट केस इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्पा कैंटीन टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. बट अगर मैंने रास्ते में से मतलब रास्ते पे ही एक दुकान है उसका अप्पा कैंटीन का, so is that located in the hotel? No, then in that case it will be the responsibility of this Zomato to pay GST to the government. It does not matter whether Appa Canteen is a registered entity or no. अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को समझा? परफेक्ट है. ओके, नाउ इसके बाद ना एक अमेंडमेंट आता है दैट इज लोकल डिलीवरी सर्विसेज. लोकल डिलीवरी सर्विस का जबरदस्त वाला इंटरकनेक्शन तुम लोगों को करके दे दो, मजा आएगा तुम लोगों को एग्जाम्पशन चैप्टर से. देखो, देयर इज वन कस्टमर, वो कस्टमर को क्या करना है, लोकल डिलीवरी मतलब पोर्टर का सर्विस रही, पोर्टर हो या फिर वो डंजो है, तो ये सब चीजें पोर्टर की मतलब ये सब जो चीजें हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. मुझे अगर मैं घर पे चार्जर भूल गया, ठीक है, मैंने पोर्टर का सर्विस बुक किया और पोर्टर का बोला भाई मेरे घर से चार्जर लेके आना, तो चार्जर लेने के लिए पहले मेरे घर जाएगा और गुड्स उठा के मुझे लाके वो चार्जर दे देगा. बराबर है. सो कैन आई से दैट पोर्टर इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड देयर इज वन सप्लायर हियर. सो ये लोकल डिलीवरी सर्विस उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड की है, मतलब अमेंडमेंट किया है. तो क्वेश्चन इज हु विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट? एकदम सिंपल. इफ सप्लायर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन देन सप्लायर हिमसेल्फ विल पे द जीएसटी. बट अगर सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है देन इन दैट केस ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट. एकदम परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम एवरीबडी. परफेक्ट. ओके, नाउ इसका थोड़ा सा मैं इंटरकनेक्शन देता हूं एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी के अंदर. एग्जाम्पशन के अंदर तुम लोग एक एंट्री पढ़ोगे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड. ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कुरियर कंपनी होगा ना, कुरियर कंपनी, अगर कुरियर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड का सर्विस देता होगा तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. तो कौन से भी गुड्स दे इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. बराबर. बट अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी होगा, वो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करता होगा तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन से टाइप्स के गुड्स भेज रहा है. अगर वो गुड्स स्पेसिफाइड गुड्स भेज रहा है, अगर तुम लोगों को याद होगा रिलीफ मटेरियल, ऐसे एक बड़ा सा लिस्ट दिया उन्होंने, न्यूज़पेपर्स, तो ये जो स्पेसिफाइड गुड्स अगर जीटीए देता होगा तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. परफेक्ट. बट अगर अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स देता होगा देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल. ये भी ठीक है. एंड ऑल द अदर केसेस के केस में हम लोग ने देखा था इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम. ठीक है. नाउ कैन आई से पोर्टर का सर्विस भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड ही है, ऐसे देखा तो ओरिजिनल लॉ ये बोलता है. तो इज पोर्टर कुरियर कंपनी? नो, तो इधर फॉल नहीं होगा. इज पोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी? दे हैव स्पेसिफिकली रीडिफाइंड, दे हैव स्पेसिफिकली रीडिफाइंड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और उन्होंने बोला ये जीटीए के अंदर फॉल नहीं होगा. रिमेंबर, लोकल डिलीवरी सर्विस विल नॉट गेट कैटेगराइज्ड एज जीटीए. ये स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने इसमें डाल दिया. तो इसके वजह से कुरियर कंपनी तो है ही नहीं वो, तो ये तो गया. जीटीए के डेफिनेशन के अंदर भी बोल दिया कि लोकल डिलीवरी सर्विस को जीटीए नहीं माना जाएगा, तो ये भी नहीं होगा. तो वो क्या माना जाएगा, अदर केसेस में माना जाएगा. तो उसको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अरे बाबा, अगर उसको एग्जेम्पशन ही देना था तो हम लोग आरसीएम एफसीएम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए उन्होंने बोला कि ये जो एग्जेम्पशन का एंट्री है ना, दिस एग्जेम्पशन का एंट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड विल नॉट बी एप्लीकेबल टू लोकल डिलीवरी सर्विस. और इसके वजह से आई विल एक्सटेंड दिस एंटायर पॉइंट एंड आई विल से कुरियर कंपनी ऑलवेज टैक्सेबल. जीटीए होगा, स्पेसिफिक गुड्स होगा तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अदर होगा तो टैक्सेबल होगा. ठीक है. अदर केसेस यूजुअली एग्जाम्प्ट, पर लोकल डिलीवरी सर्विस स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया इट इज गोइंग टू बी व्हाट, टैक्सेबल, बिकॉज एग्जाम्पशन का एंट्री विल नॉट बी एप्लीकेबल टू लोकल डिलीवरी सर्विस.
मतलब अदर केसेस में भी उन्होंने जो एग्जाम दिया है उन्होंने बोला कि इधर नहीं फॉल होगा, तो जीटीए के अंदर भी नहीं बोल सकते कि मुझे फॉल होना है करके, बिकॉज़ जीटीए का उन्होंने क्या कर दिया, डेफिनेशन अलग कर दिया। डेफिनेशन के अंदर बोल दिया कि भई लोकल डिलीवरी सर्विस फॉल नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं उसको इंडिपेंडेंटली कंसीडर कर रहा हूँ और उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी टैक्सेबल। Now the point is who will pay the tax? We have already seen this. If supplier is a registered person, supplier will pay. But अगर supplier ही unregistered person होगा, then in that case, e-commerce operator will pay the GST to the government. Are you clear with this part? And this is how we are done with section number 9.5. एकदम बराबर. So 9.1 हो गया, 9.2 हो गया, 9.4 हो गया, 9.5 हो गया. Now we are left with 9.3, that is RCM. अलग से मस्त एकदम मजा आएगा एकदम करने के लिए. आरसीएम के केस में क्या होता है देखो. सबसे पहले हम लोग आरसीएम इन केस ऑफ सप्लाई करेंगे एंड सॉरी सब आरसीएम इन केस ऑफ सर्विस करेंगे एंड देन विल गो अहेड विद आरसीएम केस ऑफ गुड्स. परफेक्ट एकदम. चलो सबसे पहले आरसीएम का जो पॉइंट आता है दैट इज इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी. सबसे पहले समझो कि यार ये जीटीए होता क्या है. जीटीए मतलब क्या मालूम है. जीटीए इज ट्रक वाला सर्विस. मैं ट्रक हूं, मेरा ट्रक है और मैं ट्रक का सर्विस किसी को दे रहा हूं. बराबर. ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस. ठीक है. आई एम नॉट द सप्लायर ऑफ द गुड्स, आई एम द सप्लायर ऑफ द सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सप्लायर इज जीटीए एंड रेसिपिएंट इज महाजन वर्चुअल, जिसको बुक्स ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और वो बुक्स बेचने के लिए, भेजने के लिए सॉरी, मैं जीटीए को क्या किया, अपॉइंट किया. वो अभी मेरे मेरे गोडाउन में आता है, बुक्स लेता है और स्टूडेंट्स को जाके डिलीवर करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. नाउ जीटीए का कौन सा भी सप्लाई होगा अगर वो एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को किया होगा. आई विल टेल यू विच आर स्पेसिफाइड एंड विच आर नॉन स्पेसिफाइड. अगर जीटीए ने कौन सा सप्लाई किया एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. जीटीए ने सप्लाई किया नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ये एग्जेम्पशंस के अंदर भी हम लोग समझेंगे. ओके. नाउ अगर जीटीए ने सप्लाई किया एक स्पेसिफाइड पर्सन को, देन इन दैट केस जीटीए के पास दो ऑप्शंस होते हैं. जीटीए कैन ईदर ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया तो जीटीए के पास अगेन देयर आर टू ऑप्शंस विच इज 12% विद आईटीसी एंड 5% विदाउट आईटीसी. तो ये जो 12% है ना दोस्त, यही अमेंड होके अभी कितना बन गया है, 18% बन गया है. ये अमेंड होके कितना बन गया है, 18% अभी बन गया है. नाउ देयर आर ओनली टू रेट्स विच आर एप्लीकेबल, दैट इज 18 एंड 5. सो अगर 18% ऑप्ट किया तो उसको जो भी उसके आईटीसी होंगे, इनवर्ट सप्लाईज पे जीएसटी पे होंगे, उसका आईटीसी मिल जाएगा. बट 5% ऑप्ट किया देन इन दैट केस उसको आईटीसी नहीं मिलेगा. बट अगर उसने आरसीएम के लिए ऑप्ट किया देन इन दैट केस जो भी महाजन वर्चुअल होगा, देन महाजन वर्चुअल्स को 5% के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा. और महाजन वर्चुअल्स को जो भी उसने सप्लाई किया है और वो सप्लाई करने के लिए उसने जो भी इनवर्ट सप्लाई लिया होगा, उसका जीटीए को उसका आईटीसी नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर जीटीए ने एक स्पेसिफाइड पर्सन को सप्लाई किया, जीटीए के पास दो ऑप्शंस, एफसीएम, आरसीएम. एफसीएम टू पार्ट्स, 18%, 5%, एंड आरसीएम के केस में 5%. 18% विद आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी. आरसीएम के केस में 5% इज विदाउट आईटीसी. एकदम परफेक्ट है. ओके. नाउ अगर जीटीए ने सप्लाई नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को दिया तो इट इज गोइंग टू बी एग्जाम्ड. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन. स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या, फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948. बराबर. ओके. नाउ जीएसटी के अंदर वो रजिस्टर्ड है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. जीएसटी के अंदर वो रजिस्टर्ड है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है. वो फैक्ट्रीज इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1940. नंबर 1. नंबर 2, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. तीसरा, इट कैन बी ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. चौथा, इट कैन बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट. पांचवा, विच इज पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपीबीओआई, जिसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. दिस पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ रजिस्टर्ड पर्सन और इट कैन बी एन अनरजिस्टर्ड. So either it can be a registered person or it can be an unregistered person. Are you understanding? Perfect एकदम. ठीक है. पॉइंट नंबर एफ देखा तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं उनको अगर तूने सप्लाई दिया देन इन दैट केस वो स्पेसिफाइड पर्सन में फॉल हो जाएगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी. मुझे क्या लगता है मालूम है, क्वेश्चन अगर पूछा तो मस्त क्वेश्चन आ सकता है पार्टनरशिप फर्म पे. अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बोल देंगे, तुम लोगों को लगेगा नहीं यार अनरजिस्टर्ड है ना, मतलब वो स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएगा, वो अनस्पेसिफाइड पर्सन में आएगा. नहीं,
अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होगा तो भी वो स्पेसिफाइड पर्सन में ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन को अगर जीटीए ने सर्विस दिया तो उस पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ यू कैन आस्क मी वन थिंग, सर आपने क्या बोला कि ये जो फैक्ट्री है इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सर व्हाट इफ वो जीएसटी के अंदर तो रजिस्टर्ड नहीं है पर वो फैक्ट्रीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसको भी आरसीएम के अंदर जीएसटी देना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस। देन यू विल से कि सर अगर फैक्ट्री जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जीएसटी कैसे देगा? तो इसके लिए हम लोगों को रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24, जिसके अंदर बोला है कि भाई जो रेसिपिएंट होता है ना आरसीएम के केस में, जो रेसिपिएंट होता है उसको मैंडेटरी बेसिस पे क्या लेना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इधर भी वो छूट जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? परफेक्ट है। चलो ये भी हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, तो उसने रजिस्ट्रेशन तो लिया ना, तो कहना से वो रजिस्ट्रेशन लिया मतलब वो एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन में फॉल हो जाएगा। यस। अगर वो एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन में फॉल हो गया तो कहना से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एवरीबॉडी। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो उन्होंने क्या बोल दिया मालूम है? उन ये लोगों पे जीएसटी का लायबिलिटी नहीं लाना है। बट द प्रॉब्लम इज दे आर फॉलिंग अंडर पॉइंट नंबर जी बिकॉज दीज पीपल हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। Then they have said that if any government or government undertaking has have taken the registration only for deducting TDS, उनका business operations नहीं है पर उनको TDS काटने के लिए सिर्फ उन्होंने अगर GST का registration लिया होगा, then in that case, even though it is falling under point G, please don't consider them as a specified person. Consider them as unspecified person, which means it is going to be what? Exempt from tax. मतलब तूने अगर जीटीए ने सर्विस दिया ऐसे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को जिन्होंने टीडीएस काटने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन ली, देन इन दैट केस वो स्पेसिफाइड पर्सन से ट्रीट नहीं होंगे, दे विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एन अनस्पेसिफाइड पर्सन। इसका ही मतलब अनस्पेसिफाइड पर्सन मतलब जो भी सर्विस उनको दिया इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आर यू एब्सोल्युटली क्लियर विद जीटीए का पॉइंट? नो प्रॉब्लम? श्योर, एकदम सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। एवरीबडी पे अटेंशन, स्पॉन्सरशिप सर्विस आरसीएम के अंदर फॉल होता है भाई, खत्म। लोगों को ये मालूम है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस आरसीएम के अंदर फॉल होता है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम होगा इन आइडेंटिफाइंग सर हु इज द सप्लायर, हु इज द रेसिपिएंट। कभी भी याद रखो इन आरसीएम, आरसीएम के केस में द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट इज द रेसिपिएंट। ऑफ कोर्स ना, जो अरे भाई अगर तुम लोग मेरे से कुछ तुम लोग ने मेरे से अगर कुछ रेगुलर बैच परचेस किया तो यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट टू मी। द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट इज ऑलवेज द रेसिपिएंट। ये चीज दिमाग में फिट कर देना, और कभी भी इसमें कंफ्यूजन हुआ कि कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है, देखो कि पेमेंट कौन कर रहा है, बिकॉज जो पेमेंट करता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है रेसिपिएंट। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है, स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम कभी लगेगा? ओनली व्हेन, देखो इस पे कंफ्यूजन क्रिएट ना होने के लिए मैं तुम लोगों को एक मस्त चीज बोलता हूं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सप्लायर, राइट हैंड साइड में रेसिपिएंट, बीसी ओबीसी, बीसी ओबीसी, ठीक है। आरसीएम कभी लगेगा मालूम है? व्हेन ओबीसी सप्लाइज एनी सर्विस विच इज स्पॉन्सरशिप सर्विस टू बीसी, ओबीसी टू बीसी अगर कौन सा सप्लाई जाता होगा, देन इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी आरसीएम। बट अगर कौन सा भी दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, बीसी टू बीसी एफसीएम, बीसी टू ओबीसी एफसीएम, बाद में ओबीसी टू बीसी आरसीएम, बट ओबीसी टू ओबीसी एफसीएम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट है। इसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड करता हूं, इधर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ साथ उन्होंने पार्टनरशिप फर्म भी कवर किया। सो अगर ओबीसी ने सप्लाई किया स्पॉन्सरशिप का टू बीसी या फिर पार्टनरशिप फर्म, देन इन दैट केस उस पर क्या लग जाएगा दोस्तों? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। बट बाकी ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बिकॉज दोस्तों क्या है ना, तुम लोगों को आरसीएम तो याद हो जाता है, बट इस पे एफसीएम लगता है, ये भी तुम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने सब पॉइंट्स इधर में क्या कर रहा हूं? कवर कर रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इज जीटीए, सेकंड इज स्पॉन्सरशिप। एक नंबर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मस्त तुम लोगों को एक चार्ट निकाल के तुम लोगों को दिखाता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, रेंटिंग ऑफ टू थिंग्स हो सकता है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो सकता है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है।
अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो रहा है, मतलब घर बेसिकली, उसके केस में सप्लायर कौन है इट डज नॉट मैटर. सप्लायर कैन बी रजिस्टर्ड पर्सन और सप्लायर कैन बी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, डज नॉट मैटर. बट इसमें रेसिपिएंट मैटर्स द मोस्ट. अगर रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है. अगर रेसिपिएंट अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. करेक्ट. बट अगर एक रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो गवर्नमेंट बोलता है मां कसम, एक घर जो रहने का घर है एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस को दिया जा रहा है, तो इधर कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी हो सकता है. इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है ना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर व्हाट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर ये सोल प्रोपराइटर होगा और ये प्रूव करता है कि भाई मैं भले रजिस्टर्ड पर्सन हूं बट आई एम यूजिंग दिस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू फॉर रेजिडेंशियल पर्पज ओनली, अगर ये प्रूफ करता है इफ आस्क्ड, देन इन दैट केस उसके लिए जो सप्लाई किया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट मान. जो सप्लाई क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा इफ द सोल प्रोपराइटर प्रूव्स दैट he will use the property for residential purpose and if it is proved that it is going to be what, exempt from tax. इधर देखो सब लोग, अभी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन. रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो आरसीएम, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा तो नो, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अभी बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में. कमर्शियल प्रॉपर्टी में बाबा गवर्नमेंट बोलता है अपने को जीएसटी चाहिए मतलब चाहिए. कमर्शियल प्रॉपर्टी में नो मर्सी. चलो ऊपर रेजिडेंशियल था, ठीक है, थोड़ा सा मर्सी दिखाया, एग्जेम्पशन देके. कमर्शियल प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट नहीं सुनने वाला. कमर्शियल प्रॉपर्टी में इधर सप्लायर भी इंपॉर्टेंट है, रेसिपिएंट भी इंपॉर्टेंट. सप्लायर कौन है, सप्लायर समझो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बराबर. किसको सप्लाई दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड पर्सन को. तुम लोग ही मुझे बताओ, अगर ये दोनों रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, इधर आरसीएम की जरूरत है क्या, आरसीएम की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए क्या लगेगा, एफसीएम, बराबर. कमर्शियल प्रॉपर्टी में सप्लायर रजिस्टर्ड है पर अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, इधर आरसीएम की जरूरत है क्या, नहीं, तो इधर एफसीएम के अंदर ही सप्लायर जो है वो क्या देगा, जीएसटी दे देगा, बराबर. बट जब भी यूआरपी आता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, समझो तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और तुम्हारे पप्पा ने तुम लोगों को गिफ्ट करके रखा है कमर्शियल प्रॉपर्टी और तुम लोग ने तुम्हारा कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया. अभी रेंट पे किसको दिया, एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया. गवर्नमेंट बोलता है कि भाई अपने को क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए. अपने को क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए. अगर यूआरपी आरपी को देता होगा, इधर एफसीएम लगाया तो अटक जाएंगे, बिकॉज सिंस सप्लायर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा. इधर क्या लगाएंगे हम, आरसीएम लगाएंगे. इधर क्या लगाएंगे हम, आरसीएम लगाएंगे. परफेक्ट. बट अगर यूआरपी अगर दूसरे यूआरपी को सर सप्लाई देता होगा, देन इन दैट केस देयर इज नो टैक्स. अभी एक मिनट के लिए इधर देखना. जब भी यूआरपी आरपी को सप्लाई करता है ना, ये आरसीएम के अंदर कभी लगता है मालूम है, ओनली व्हेन दिस रजिस्टर्ड पर्सन इज अंडर नॉर्मल स्कीम. अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर होगा ना रजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दैट केस उन्होंने इसको एग्जेम्पशन दे दिया. ये याद रखना स्पेशल. इफ सच रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम. चलो एक मिनट आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और बोलो कि रजिस्टर्ड पर्सन ने किसको सर्विस दी. ओके, कौन सा ड्वेलिंग है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. सप्लायर कौन है, डजेंट मैटर. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जग का जब भी सप्लाई एक रजिस्टर्ड पर्सन को होता है, इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम एक्सेप्शन सोल प्रॉपर्टी. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का सप्लाई जब भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को होता है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. चलो मैं तुम लोगों को और एक बताता हूं. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का सप्लाई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है फॉर कमर्शियल पर्पस. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है पर वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने वाला है, देन इन दैट केस इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. एक और एक तुम लोगों के लिए बनाया मैंने. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी, देन इन दैट केस उस पे क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में. कमर्शियल प्रॉपर्टी में सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तो रेसिपिएंट कोई भी हो, इस पे हमेशा एफसीएम लगेगा. बट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में सप्लायर ही अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो मैटर करता है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है क्या. अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और वो नॉर्मल स्कीम में है तो आरसीएम लगेगा. बट अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में है, देन इन दैट केस
एग्जाम होगा। बट अगर यूआरपी टू यूआरपी होता होगा देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी नोट। मैं तुम लोगों को 1 मिनट देता हूं, तुम लोग प्लीज ये वीडियो पॉज करना, आराम से पूरा का पूरा चार्ट पढ़ना एंड उसके बाद ही तुम लोग आगे बढ़ना। ठीक है, बिकॉज क्या है कि सिर्फ मूवी जैसे मत देखो, आराम से पॉज करके पूरा लर्न करो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट है। सबसे पहले क्या देखा, जीटीए। सेकंड क्या देखा, स्पॉन्सरशिप, ओबीसी टू बीसी। थर्ड क्या देखा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर दैट इज बिल्डर। मतलब कोई भी अगर डेवलपमेंटल राइट्स एक बिल्डर को दिया होगा, देन इन दैट केस देने वाला कौन है, डेवलपमेंटल राइट्स एनी पर्सन। जिसको मिलने वाला है वो कौन है, बिल्डर है। तो उसके अंदर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, और आरसीएम के अंदर ये प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब बिल्डर को। बराबर। ओके, उसके बाद और एक चीज मैं डिस्कस करता हूं, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। एक सप्लायर ने एक बिल्डर को लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दिया, इक्वल टू और मोर देन 30 ईयर्स। दिस इज बेसिकली लॉन्ग टर्म लीज। इक्वल टू और मोर देन 30 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दिया रेसिपेंट को। अभी रेसिपेंट उसका पेमेंट करेगा, पर उस पे जीएसटी कौन देगा मालूम है, रेसिपेंट ही देगा, विच इज बिल्डर। सो डेवलपमेंटल राइट हो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो, या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड के लिए अगर जगह दिया हो, देन इन दैट केस इधर बिल्डर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 1 क्या देखा, जीटीए पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या देखा, स्पॉन्सरशिप। थर्ड पॉइंट क्या देखा, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट क्या देखा, डेवलपमेंटल राइट्स दिया। फिफ्थ पॉइंट क्या देखा, विच इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। सो 3 पॉइंट्स ऑन पेज नंबर 1, 2 पॉइंट्स ऑफ बिल्डर, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, एंड नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल राइट। सो 5 पॉइंट्स एकदम मुंह पे होने चाहिए सब। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज बाय डायरेक्टर्स। हमेशा याद रखना, अगर डायरेक्टर कौन सा सर्विस देता है, एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर और एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उस पर जीएसटी नहीं लगता है दोस्तों, बिकॉज ये सप्लाई के अंदर नेगेटिव लिस्ट तुम लोग ने पढ़ा होगा, उसमें फॉलो होता है। डोंट से इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इट इज फॉलोइंग अंडर नेगेटिव लिस्ट। बराबर। बट अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, बट अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का एक डायरेक्टर है, मतलब अगर हम लोग ने देखा होगा नेगेटिव लिस्ट में वापस, कि अगर कोई सेबी होगा, सेबी का चेयरमैन है, वो भी किस में फॉलो होगा, नेगेटिव लिस्ट में फॉलो होगा। राइट। तो अगर वो एम्प्लॉय तो नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का वो डायरेक्टर है, देन इन दैट केस उस पे भी, वो भी नेगेटिव लिस्ट में फॉलो होगा, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। एकदम परफेक्ट एवरीबॉडी। ओके। बट अगर डायरेक्टर ने एक अदर पर्सन को सर्विस दिया होगा, देन इन दैट केस उस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग, उस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। परफेक्ट। नाउ कभी कभी उस पे वो लोग खेलते हैं। क्या खेलते हैं मालूम है, नंबर 1, एनी सर्विस गिवन बाय डायरेक्टर टू द कंपनी। डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विस तो दिया, बट उसके पर्सनल कैपेसिटी में दिया, प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं था। कंपनी, डायरेक्टर का काम क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ करना, मतलब कंपनी का बेसिकली स्ट्रेटेजाइज करना कि क्या होना चाहिए, कंपनी कैसे ग्रो होगा, उसके बारे में काम करना। पर्सनल कैपेसिटी मतलब क्या, उसके पास एक गाड़ी था, वो गाड़ी रेंट पे दिया। So can I say this is a service given by director? Yes. This is a service given to company? Yes. But this is not in a professional capacity. It is in a personal capacity. इसके वजह से उस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी लग जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो लोग और एक चीज क्या कर सकते हैं मालूम है, वो लोग कैसे देंगे कि एक पर्सन है, दिस पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। याद रखना, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, और इधर एक कंपनी है। ये कंपनी ये एम्प्लॉय को 2 पेमेंट्स करता है। अभी जो फर्स्ट पेमेंट किया उसके अंदर सेक्शन नंबर 192 का टीडीएस काटा, एंड सेकंड पेमेंट किया उसके अंदर 194 जे का टीडीएस काटा। अभी अपने को समझना है कि भाई जो तुम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चैप्टर इनकम टैक्स में, विच इज टीडीएस। टीडीएस तुम लोगों को आना चाहिए, मतलब 192 का अगर टीडीएस काट रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट पेमेंट है ना, दिस इज योर सैलरी पेमेंट। और सैलरी पेमेंट मतलब ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर पैसा मिल रहा है। तो अगर ये सैलरी पेमेंट होगा ना दोस्तों, देन इन दैट केस इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा। बट अगर 194 जे का पेमेंट हो रहा है, मतलब वो सैलरी का पेमेंट नहीं है, तो सैलरी का पेमेंट नहीं है तो इस पे जीएसटी तो लग जाएगा, और जीएसटी जो लगेगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? परफेक्ट है। ओके, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले जीटीए देगा, जीटीए के बाद कौन सा देगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस, ओबीसी टू बीसी और पार्टनरशिप फर्म। तीसरा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टी। चौथा और पांचवा बिल्डर का पॉइंट। चौथा कौन सा, डेवलपमेंटल राइट्स। पांचवा कौन सा, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। परफेक्ट है, आरसीएम के अंदर टैक्स हो जाएगा। सिक्स्थ इज व्हाट, डायरेक्टर का सर्विस।
डायरेक्टर में दो एक्सेप्शंस, अगर पर्सनल कैपेसिटी में दिया तो इट इज गोइंग टू बी एफसीएम, और अगर 192 का पेमेंट किया होगा एम्प्लॉय को ही तो नो जीएसटी, बट अगर 194 जे का टीडीएस काटा होगा सॉरी, देन इन दैट केस उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा, दैट इज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, उसके बाद दो पॉइंट्स है, इंश्योरेंस एजेंट एंड रिकवरी एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी पे अटेंशन। इंश्योरेंस एजेंट जो है वो क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट किसके लिए काम करेगा मुझे बताओ, इंश्योरेंस एजेंट किसके लिए काम करेगा, इंश्योरेंस एजेंट काम करेगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बराबर ना भाई, इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करेगा। सो जो भी इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है उस पे लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर, परफेक्ट, ओके। अभी बात करता हूं सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट मतलब क्या, रिकवरी एजेंट मतलब अगर कोई भी बैंक है, बैंक ने तुझे लोन दिया, बराबर, तू रिपे नहीं कर रहा है, बैंक ने मुझे फोन किया, अमित एक काम कर, इसको जरा घर जाके हेलो बोल के आना। मैंने बोला ओके भाई, मैं जाता हूँ तुम्हारे घर पे आता हूँ, धड़ 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 दरवाजा ठुकठकाता हूँ, उसके बाद तुम लोग खोलते नहीं हो, दरवाजा तोड़ के अंदर आता हूँ, तुम लोगों को उल्टा लटकाता हूँ, पैसा रिकवर करके बैंक के पास जाता हूँ, बराबर। तो मैं बैंक को सर्विस दिया, रिकवरी एजेंट का सर्विस, यस, इस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सिचुएशन नंबर वन। सिचुएशन नंबर टू, फर्स्ट बैंक का था, सेकंड क्या, गाड़ी, तुम लोग ने गाड़ी लोन पे लिया, लोन का रीपेमेंट करने का तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, मर्सिडीज का गाड़ी लिया था, मर्सिडीज वाला ने मुझे फोन किया और बोला कि भाई इसके घर पे जा, इसको हल्लो बोल गया ना, मैं वापस तुम्हारे घर पे आया, उल्टा लटकाया, पैसा लिया, मर्सिडीज के पास जाके दे दिया। दिस इज ऑल्सो रिकवरी एजेंट का सर्विस। फर्स्ट केस में रिकवरी एजेंट सर्विस गिवन टू बैंक, सेकंड केस में रिकवरी एजेंट सर्विस गिवन टू मर्सिडीज बेंज। दोनों केसेस में तुम लोगों को मालूम है क्या, दोनों केसेस में आरसीएम लगेगा क्या, नहीं। जब भी तुम लोग रिकवरी एजेंट का सर्विस बैंक को देते हो ना, सिर्फ तो ही क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, बाकी इन ऑल द केसेस एफसीएम विल बी एप्लीकेबल। मतलब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, इनको अगर रिकवरी एजेंट का सर्विस दिया तो ही आरसीएम है, बट किसी और को सर्विस दिया रिकवरी एजेंट का तो क्या लग जाएगा दोस्तों, एफसीएम लग जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद इट। सब लोग इधर देखना कौन से पॉइंट है, सबसे पहले जीटीए का पॉइंट हम लोग रिपीट करेंगे, तुम लोगों को याद रहेगा। नंबर वन जीटीए का पॉइंट, दूसरा स्पॉन्सरशिप का पॉइंट, तीसरा विच इज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टी का पॉइंट, चौथा पांचवा बिल्डर का पॉइंट, बराबर, सिक्स्थ डायरेक्टर का पॉइंट, सेवेंथ एंड एट्थ इंश्योरेंस एजेंट एंड रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट स्पेशल पॉइंट याद रखना कि कौन होना चाहिए रेसिपिएंट, रेसिपिएंट हैज टू बी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। एक नंबर सर बढ़ते हैं आगे। नंबर पॉइंट नंबर 9 दैट इज ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। सिंपल चीज है, देखो कोई भी अगर म्यूजिक कंपोजर है, वो एक म्यूजिक कंपनी को सर्विस दे रहा है, कॉपीराइट देता होगा, बराबर है, म्यूजिक जो म्यूजिक बनाएगा उसका, तो उसके अंदर आरसीएम के अंदर म्यूजिक कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा। बट अगर क्या हुआ कि ये जो है वो सोनी म्यूजिक है, समझ, ठीक है, सो कंपोजर ने म्यूजिक कंपनी को बेचा, बराबर, म्यूजिक कंपनी ने यही चीज आगे जी म्यूजिक को बेचा, तो इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, इवन दो इट इज म्यूजिक का कॉपीराइट। क्यों मालूम है, बिकॉज आरसीएम लगेगा ओनली व्हेन इट इज ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक। अंडरस्टैंडिंग, सब लोगों को समझा। अगर ये ओरिजिनल वर्क होगा ना तो ही आरसीएम लगेगा, पर ये ओरिजिनल नहीं रहा, इसके वजह से इधर एफसीएम ही लगेगा। तो इधर कौन जीएसटी पे करेगा, ये जी म्यूजिक पहले इसको जीएसटी देगा, और ये जो सोनी म्यूजिक है वो गवर्नमेंट को जाके जीएसटी। और फर्स्ट लेग में कौन जीएसटी पे करेगा, फर्स्ट लेग में ये सोनी म्यूजिक की जीएसटी आरसीएम के अंदर। एकदम परफेक्ट है। ऑथर और पब्लिशर, मुझे लगता है तुम लोगों को स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है ऑथर एंड पब्लिशर का। अगर ऑथर ने कुछ कंटेंट बनाया, उसने पब्लिशर को दिया और पब्लिशर ने उसका पेमेंट किया रॉयल्टी का, तो इसका जीएसटी कौन देगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिशर टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। But in four cases, if you satisfy four conditions, then in that case, either FCM opt होके author can pay GST to the government, पर इधर author को चार कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे FCM ऑप्ट करने के लिए। नंबर वन, ऑथर इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। ऑथर नहीं बोल सकता FCM चाहिए पर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं, FCM लेना है तुझे खुद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नंबर वन, you have to go to the jurisdictional commissioner and intimate the jurisdictional commissioner that I am opting for forward charge mechanism. Author is required to intimate the jurisdictional commissioner stating that he is opting for forward charge mechanism. Point number two. Point number three,
ऑथर ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुन सकता 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। ऑथर शैल ऑप्ट फॉर एफसीएम फॉर 1 ईयर एंड ही बेसिकली लीगल लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ही शैल कंटिन्यू ऑप्टिंग फॉर एफसीएम फॉर 1 ईयर। रजिस्ट्रेशन ले ले, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास जाके कम्युनिकेट कर ले। एक बार तूने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तू 1 साल के लिए चेंज नहीं कर सकता। एंड चौथा पॉइंट, तुझे इनवॉइस के अंदर लिखना पड़ेगा दैट आई एम ऑप्टिंग फॉर एफसीएम एंड दैट्स व्हाई आई एम चार्जिंग जीएसटी। तुझे ये चीज इनवॉइस पे लिखनी पड़ेगी। So author shall intimate about opting for FCM in the invoice raised on the publisher। एक नंबर पर मजा आ गया, परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अगर फोटोग्राफर होगा, आर्टिस्ट होगा, उसने अगर प्रोड्यूसर को अगर सर्विस दिया होगा उस पर क्या लगेगा, आरसीएम लग जाएगा। एकदम परफेक्ट एवरीबॉडी। सबसे पहला पॉइंट कौन सा देखा, जीटीए का पॉइंट। जीटीए के बाद स्पॉन्सरशिप का पॉइंट, स्पेशल पॉइंट कौन सा, ओबीसी टू बीसी और पार्टनरशिप। ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये 3 हो गए। चौथा पांचवा फटाफट फटाफट, बिल्डर का पॉइंट। 6th पॉइंट डायरेक्टर का पॉइंट। 7th एंड 8th पॉइंट रिकवरी एजेंट का पॉइंट एंड इंश्योरेंस एजेंट का पॉइंट। रिकवरी एजेंट किसको देना चाहिए सर्विस, बैंक को दिया तो ही आरसीएम, परफेक्ट है। और इधर क्या आता है, ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। ओरिजिनल होगा तो आरसीएम, नहीं तो एफसी, परफेक्ट है। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, दैट इज मेंबर्स होते हैं आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी के। वो मेंबर्स ने अगर आरबीआई को सर्विस दिया, मेंबर्स ऑफ आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी ने अगर आरबीआई को सर्विस दिया, देन इन दैट केस उस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, सिंपल। पॉइंट नंबर 11 दैट इज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये ना मैंने बाजू में ना ऐसे ऑल पॉइंट्स करके रखा है। ये क्यों किया, बिकॉज तुम लोग भूल जाओगे और भूलने के बाद एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद तुम लोगों का ऐसा एक्सप्रेशन होगा, अरे तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं कि देखो आरसीएम के केस में ना सप्लायर इंपॉर्टेंट है, रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट है और नेचर इंपॉर्टेंट। एवरी पॉइंट में देखो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट, सप्लायर भी इंपॉर्टेंट, रेसिपिएंट भी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, अभी देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में तुम लोगों को दोपहर को फोन कर, लोन चाहिए लोन चाहिए लोन चाहिए, ये वो आते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स क्या काम करते हैं, बैंक को बोलते हैं भाई बैंक तू टेंशन मत ले, तुम लोगों को लोन बेचना है ना, मैं बेचूंगा। अभी मैं लोगों को फोन करूंगा, लोन चाहिए लोन चाहिए लोन चाहिए लोन चाहिए, ऐसा। सो कैन आई से दिस डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द बैंक, यस। ये आरसीएम कभी लगेगा मालूम है, ओनली व्हेन द सप्लायर जो है दैट पर्सन इज एन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कौन है वो, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा तो ही उस पर क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। और इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसको सर्विस दे रहा है, ऑफकोर्स बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। अगर ये कंपनी होगा, नॉर्मल कंपनी, उस पे एफसीएम लगेगा, नॉट आरसीएम। समझा सब लोगों को, इंडिविजुअल होना चाहिए सप्लायर, अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का बात किया। उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर का बात करते हैं। मैं इसका लॉजिक तो नहीं समझा रहा हूं पर तुम लोगों को बहुत मस्त चीज समझाऊंगा। देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर छोटे लेवल पे काम करता है, बैंक के लिए काम करता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल लोन प्रोसेसिंग, एडमिन वर्क, डॉक्यूमेंटेशन चेक, ठीक है। तो यूजुअली ही इज अ स्मॉल पर्सन, ठीक है। तो बैंक को सर्विस देता है, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो होता है ना, वो बैंकिंग सर्विस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल किसमें अगर कौन से रूरल एरिया में जाना है या फिर कौन से एरिया में स्पेसिफिकली जाना है, नॉट रूरल बट एनी एरिया में स्पेसिफिकली जाके अवेयरनेस करना होगा कि यार एफडी करना बहुत अच्छा है, आपको लोन चाहिए क्या। तो ऑल द बैंकिंग सर्विसेज जो होते हैं, बैंक खुद जाके एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता उधर, तो इसीलिए वो बैंक करस्पॉन्डेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करता है, बैंकिंग सर्विसेज वो लोगों को जाके प्रोवाइड करने के लिए। तो यूजुअली ये कौन होगा, बड़ा आदमी होगा, बराबर एवरीबॉडी, ओके। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट को भी एजेंट की जरूरत होती है, तो एजेंट इधर आ गया, बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताओ, बिजनेस फैसिलिटेटर यूजुअली कौन होता है, स्मॉल पर्सन। तो ये जब भी बैंक को सर्विस देता है एंड इफ इज यूजुअली अ स्मॉल पर्सन, तो कैन आई सी ही कैन बी अनरजिस्टर्ड पर्सन, बराबर। तो अगर इधर एफसीएम लगाया, देन इन दैट केस गवर्नमेंट को कभी रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं, बिकॉज सप्लायर विल नॉट चार्ज जीएसटी, विल नॉट कलेक्ट जीएसटी, विल नॉट पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बिकॉज सप्लायर खुद एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। और इसके वजह से उन्होंने बोला बिजनेस फैसिलिटेटर जब भी सर्विस देता है बैंक को, उस पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा और बैंक को जीएसटी देना। जब भी एजेंट सर्विस देता है एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, देन इन दैट केस उस पे क्या लगता है, आरसीएम लगता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ स्मॉल पर्सन। बट एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस देता है ना दोस्तों, इस पे आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस करस्पॉन्डेंट ही कौन है, एक बड़ा आदमी है, मतलब ही कैन बी रजिस्टर्ड पर्सन। और इसके वजह से इधर एफसीएम लगा।
तुम लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक चीज याद रखना है, ऐसा होगा तो आरसीएम और ऐसा होगा तो एफसीएम। सर ये क्या? सर अभी मैं तुम लोगों को रिवीजन लेक्चर में और क्या बताऊं? ऐसा होगा तो आरसीएम और ऐसा होगा तो एफसीएम। द नेक्स्ट पॉइंट विच विल कम इन योर माइंड कि सर मुझे बताओ कि हम लोगों को याद कैसे रहेगा कि बीएफ नीचे है, बीसी नीचे है, या मतलब चलो ऐसा समझा, ऐसा 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 मुझे समझ में आ गया। बट सर मुझे कैसे समझेगा कि मुझे कंफ्यूजन होगा कि बीसी किधर है, बीएफ किधर है? हमेशा एक चीज याद रखना, बीएफ इज ऑलवेज डाउन एंड बीसी इज ऑलवेज राइट। ठीक है, बीएफ इज ऑलवेज डाउन एंड बीसी इज ऑलवेज राइट। ये चीज याद रखना, तुम लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, ओके। पॉइंट नंबर 12 गेट्स ओवर हियर। पॉइंट नंबर 13 पे आता हूं, दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सब लोग ध्यान देना, अमेंडमेंट है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में देखो, अगेन सेम पॉइंट, सप्लायर बीसी ओबीसी, बीसी ओबीसी, बराबर। आरसीएम कभी लगेगा जब भी सप्लाई दिया है एक ओबीसी ने टू बीसी। इधर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, इधर से बीसी है रेसिपिएंट। सिर्फ ये होगा ना तो ही लगेगा आरसीएम। बट अगर बीसी ने, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दिया, उस पे लगेगा एफसीएम। इस पे भी क्या लगेगा? एफसीएम। इस पे भी क्या लगेगा? एफसीएम। बट सिर्फ इस पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। सो ये जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इधर ही कैन ऑप्ट फॉर एफसीएम और ही कैन ऑप्ट फॉर आरसीएम। जैसे हम लोग ने जीटीए में देखा था, बराबर, एफसीएम और आरसीएम। अगर ओबीसी ने बोला कि नहीं नहीं आरसीएम ही चाहिए, तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो जीएसटी पे करेगा। कितना जीएसटी पे करेगा? 5%। बट अगर वो बोलता है, ओबीसी बोलता है नहीं नहीं हम लोगों को तो एफसीएम चाहिए और फिर एफसीएम के लिए ऑप्ट करना है, तो इस पे एक अमेंडमेंट आया कि 12% की जगह पे उन्होंने बोला 18% विल बी एप्लीकेबल। तो इधर वो दो ऑप्शंस नहीं है 18 एंड 5 वाले, इधर एक ही है 18%। तो अगर एफसीएम ऑप्ट किया तो आईटीसी मिल जाएगा, आरसीएम ऑप्ट किया तो ओबीसी को आईटीसी, ओबीसी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। आर यू क्लियर विद इट? एक मस्त मैंने एक एग्जांपल दिखा है, तो प्लीज एक बार इधर देखो। एक सही एग्जांपल लेते हैं, समझो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज महाजन वर्चुअल्स, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। महाजन वर्चुअल्स को कुछ 6 व्हीकल्स चाहिए, 6 व्हीकल्स चाहिए। इधर एक पर्सन है अनिकेत करके, उसके पास वो रेंटिंग करता है व्हीकल्स का। तो महाजन वर्चुअल्स ने अनिकेत को फोन किया, भाई अनिकेत एक काम करना, मुझे ना 6 व्हीकल्स दे सकता है क्या? अभी अनिकेत बोलता है, माँ कसम उसके पास तो 5 ही व्हीकल्स अवेलेबल है। तो अनिकेत बोलते चलो ठीक है हो जाएगा। अनिकेत बोला जुगाड़ कर लेंगे हम। तो 5 व्हीकल्स तो वो दे देगा, 6 के 6 व्हीकल दे देगा। कैसे होगा मालूम है? जो भी 5 व्हीकल उसके पास है, उसका वो रिपेयर्स करवाता है, उसके लिए 10,000 रुपीज का जीएसटी पे करता है। मेंटेनेंस करवाता है, उसके लिए 5,000 रुपीज का जीएसटी पे करता है। और जो एक व्हीकल उसको नहीं था ना उसके पास, वो रेंटिंग करता है, रेंट पे लेता है और रेंट पे देता है, बराबर। और उस पर 3,000 रुपीज का जीएसटी पे करता है, बराबर, परफेक्ट एकदम। अगर अनिकेत जो है ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर ये अनिकेत जो है, ये अनिकेत आरसी एफसीएम के लिए ऑप्ट करता है, एफसीएम, देन इन दैट केस सबका आईटीसी मिलेगा उसको, 10,000, 5,000, 3,000, देयर इज नो प्रॉब्लम, बराबर। बट अगर अनिकेत आरसीएम के लिए ऑप्ट करता है, तो आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, तो 10,000 का नहीं मिलेगा, 5,000 का नहीं मिलेगा और 3,000 का भी नहीं मिलना चाहिए, पर उसको 3,000 का आईटीसी मिलेगा। बिकॉज रेंटिंग ऑफ जो इनवर्ट सप्लाई लिया है ना, ही इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। इनवर्ट सप्लाई ले रहा है रेंटिंग का और रेंटिंग के लिए दे रहा है। सो सिंस आई एम इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, आई एम नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ दैट सर्विस। और इसके लिए गवर्नमेंट बोलता है कि एक काम करना, आरसीएम भले ऑप्ट किया होगा बट स्टिल सेम लाइन ऑफ बिजनेस का जो भी सप्लाई होगा ना उसका आईटीसी दे दो। सो इवन इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर आरसीएम, ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑफ सच इनवर्ट सप्लाई फॉर विच ही इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। आर यू क्लियर विद इट? परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज सिक्योरिटी सर्विस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। सिक्योरिटी सर्विस मतलब वॉचमैन का सर्विस इन सिंपल वर्ड्स, राइट। वॉचमैन के सर्विस में क्या होता है? एनी पर्सन, सी सप्लायर नीड्स टू बी अ स्मॉल पर्सन, तो ही आरसीएम की जरूरत होगी, बराबर। तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कौन सर्विस दे रहा है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस दे रहा है सिक्योरिटी की टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। फिर ऊपर भी ऐसे कुछ देखा था ना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में नहीं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में रेसिपिएंट तो बैंक था, और जो सप्लायर था ना वो सप्लायर इंडिविजुअल था। इधर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों का डिफरेंस समझना, राइट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ
सिक्योरिटी सर्विस में देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, मतलब कभी-कभी सिक्योरिटी सर्विस पे एफसीएम लगेगा। कभी लगेगा जब भी वही सिक्योरिटी सर्विस किसी ने भी दिया होगा टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। देन इन दैट केस उस पे एफसीएम लगेगा और एफसीएम के केस में सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। या फिर ये जो रेसिपिएंट है ना, वो रेसिपिएंट एक कंपोजिट डीलर है। देन इन दैट केस उस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। आर यू क्लियर? एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। ओके, नाउ सिक्योरिटी सर्विस यूजुअली क्या होता है? आरसीएम। सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। किसको होना चाहिए? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। सर अगर वही चीज सप्लायर जो है वो उसने सप्लाई किया एक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी को जो टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया उसने, देन इन दैट केस दोस्तों ध्यान देना, उस पे क्या लगेगा? एफसीएम। या फिर जो रेसिपिएंट है वो कंपोजिट डीलर है, देन इन दैट केस उस पे क्या लगेगा? एफसीएम। ध्यान देना, ध्यान रखना, स्पेशली ये पॉइंट अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? ओके। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेबी जो है ना, सेबी अलाउ करता है तुम्हारे पास अगर आइडल सिक्योरिटी होगा तो तुम लोग लेंड कर सकते हो, बाकी कोई बोरो कर सकता है फॉर सम टाइम एंड ही कैन गिव इट बैक। तो इसके लिए ना उसका कुछ लेंडिंग का सर्विस फी होता है, ठीक है? बोरोइंग का सर्विस फी होता है, जो भी सर्विस फी होगा उस पे क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। तो लेंडर पे करेगा, किसको पे करेगा? बोरोवर को पे करेगा, तो सर्विस देगा बेसिकली, सॉरी पे नहीं करेगा, सर्विस देगा। मतलब कोई भी सिक्योरिटी होगा वो लेंड करेगा और बोरोवर को दे देगा और बोरोवर उसका पेमेंट करेगा। तो जो भी लेंडिंग का सर्विस दिया जा रहा है उस पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। एंड कौन पे करेगा वो सर्विस का अमाउंट? बोरोवर। तो बोरोवर इज द रेसिपिएंट एंड रेसिपिएंट को जीएसटी देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉइंट नंबर 16 पे आता है। पॉइंट नंबर 16 बात करता है अगर कोई भी ऑइडार का सर्विस देता है, ऑइडार, OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल। ऑइडार का सर्विस अगर कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से देता होगा टू इन इंडिया, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी, और जिसको भी सर्विस मिल रहा है, मैं इंडिया के अंदर हूं और मैं एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट हूं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन मानो, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई ले रहा है, देन इन दैट केस हम लोग उस पे एफसीएम के अंदर टैक्स लगाएंगे, बिकॉज जो रेसिपिएंट है वो छोटा आदमी है। बट अगर कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सप्लाई दे रहा है ऑर्डर का सर्विस टू अ टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन है, देन इन दैट केस उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स देना। आर यू क्लियर विद इट? आर यू क्लियर विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स? सब लोगों को समझा क्या? पक्का? ओके। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या था आरसीएम के अंदर। आरसीएम के अंदर सबसे पहला पॉइंट था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। सेकंड पॉइंट क्या था? स्पॉन्सरशिप सर्विस, ओबीसी, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को देता होगा तो आरसीएम लगेगा। बाद में रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। 2 पॉइंट्स ऑफ बिल्डर, दैट इज डेवलपमेंटल राइट्स एंड लॉन्ग टर्म लीज। डायरेक्टर का पॉइंट लेते हैं। डायरेक्टर ने अगर एज एन एम्प्लॉय सर्विस दिया तो नो जीएसटी, बट अगर नॉट एज एन एम्प्लॉय सर्विस दिया इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, एफसी आरसीएम, बट अगर इन पर्सनल कैपेसिटी होगा तो एफसीएम। अगेन 2 पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट एंड रिकवरी एजेंट, आरसीएम। बट रिकवरी एजेंट आरसीएम जब भी लगेगा तब जब भी रेसिपिएंट कौन होगा? बैंक होगा। उसके बाद कॉपीराइट इन रिलेशन टू ओरिजिनल होगा तो आरसीएम लगेगा, ओरिजिनल नहीं होगा तो एफसीएम लगेगा। ऑथर के केस में 4 एक्सेप्शन हम लोग ने देखे, एफसीएम लग सकता है। आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी के केस में सिंपल है, आरसीएम लगेगा। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सप्लायर हैज टू बी इंडिविजुअल। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, ऐसा होगा तो आरसीएम और ऐसा होगा तो एफसीएम। सुपर, आई नो यू नो दिस। उसके बाद रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में जो अमेंडमेंट है तुम लोगों को बताया, ओबीसी टू बीसी जो भी सप्लाई किया जाएगा उस पे लगेगा आरसीएम, बराबर। बट ओबीसी जो है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एफसीएम विद 18% विद आईटीसी और आरसीएम 5% विदाउट आईटीसी। परफेक्ट। उसके बाद द सिक्योरिटी सर्विस में याद रखना, सिक्योरिटी सर्विस में एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट कौन? एनी रजिस्टर्ड। अगर गवर्नमेंट को सर्विस दिया है जो टीडीएस काटने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है, फिर इन दैट केस उस पे एफसीएम लगेगा। और अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन अगर कॉम्पोजिट डीलर होगा तो भी एफसीएम लगेगा। ठीक है, ओके। लेंडिंग एंड बोरोइंग्स में लगेगा आरसीएम एंड ऑर्डर सर्विस का मैंने इधर बात की। परफेक्ट है। सो वी आर डन विद 91, 92, 93, 94। अभी गुड्स का बात करेंगे हम लोग। चलो गुड्स का अभी बात कर लेते हैं। 1 मिनट दो, 1 मिनट देना, वो दूसरे पीडीएफ में 1 मिनट देना, पर तुम लोगों को जो पीडीएफ दूंगा कंपाइल करके दूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स फटाफट देखते हैं क्या? सो आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स के केस में देखो, सबसे पहली चीज, तुम लोग ने अगर कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, मतलब छिलके के साथ वाले कैश्यू नट जो होते हैं, अगर कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट ने एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिए होंगे, देन इन दैट केस दिस एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। या देखा सेक्शन नंबर 23 के अंदर हम लोगों ने देखा है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन अगर तो एग्रीकल्चरिस्ट होगा, बराबर। नाउ अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट ने एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दिया होगा, देन इन दैट केस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बाद में आता है बीडी रैपर और लीव्स। बीडी रैपर लीव, सॉरी, बीडी रैपर लीव मतलब तुम लोग जो बीड़ी मारते हो ना रे, तो तुम लोग ब्रेक में जाते हो ना नीचे बीड़ी मारने के लिए, वो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बीडी रैपर लीव्स अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट बेचता होगा टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम उस पर जीएसटी देगा। सो सी हो गया, बी हो गया। अभी टी आता है, दैट इज टोबैको लीव्स। सेम, एग्रीकल्चरिस्ट ने सर्विस दिया टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब गुड्स बेचे, सॉरी, तो उस पर क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा ना। तीनों केसेस में सेम सप्लायर एंड रेसिपेंट है ना। अभी देखते हैं पूरे लिस्ट में ऐसा और एक कौन सा पॉइंट है क्या? यस, देखो इधर एक रॉ कॉटन करके एक पॉइंट है। रॉ कॉटन के केस में अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट ने दूसरे एनी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया होगा, इन दैट केस उस पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो सीबीटीआर, सीबीटीआर के केस में सप्लायर सेम, रेसिपेंट सेम। आई होप यू आर क्लियर। उसके बाद बात करते हैं फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स में, जितना पढ़ रहा हूं, जितना दिखा रहा हूं उतना पढ़ना। फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स नेमली पेपर मिंट, अदर मिंट्स, मिंट, मिंट, जिधर जिधर तुम लोग मिंट देखते हो ना, उधर उधर क्या करना? आरसीएम लगा देना। जो जो एसेंशियल ऑयल्स है जिसके अंदर मिंट 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 आता है, इट इज आरसीएम। बट अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल के अंदर सिट्रस फ्रूट होगा, तो उस पे आरसीएम नहीं, उस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा, याद रखना। एसेंशियल ऑयल विथ सिट्रस फ्रूट्स, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एफसीएम। बट बाकी बाकी मिंट 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 हो गए तो क्या लगेगा? आरसीएम लग जाए। सिट्रस फ्रूट याद रखना, इट इज गोइंग टू बी एफसीएम। परफेक्ट। उसके बाद और कौन सा है क्या? हाँ, सिल्क yarn, सेम चीज है। सिल्क yarn के केस में एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स द सिल्क yarn फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म cocoons, इन दैट केस टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, देन इन दैट केस इट इज एफसीएम। एक बार से पढ़ के रखना है भाई तुम लोगों को। उसके बाद सप्लाई ऑफ लॉटरी। लॉटरी कौन किसको देता है? लॉटरी कौन किसको देता है? लॉटरी देता है गवर्नमेंट टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स। तो जो भी गवर्नमेंट उसके लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है ना, उस पे आरसीएम लगता है और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को पे करता है जीएसटी। अंडरस्टैंडिंग? हम लोगों को समझा आरसीएम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तूने टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट तेरे घर पे आएगा और तेरी चीजें कॉन्फिस्केट करेगा, मतलब क्या? सीज करेगा। इन दैट केस जो भी सीज किया होगा, इन दैट केस वो बाद में तू पैसा नहीं दिया तो क्या करेगा? ऑक्शन करेगा। तो जब भी कुछ ऑक्शन करेगा, तभी फॉर एग्जाम्पल कोई लेने के लिए आएगा, तो जो भी लेने के लिए आएगा ना, उसको जीएसटी देना पड़ेगा इफ दैट पर्सन इज ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो ऑक्शन करने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। देने वाला कौन? मैं पैसा देने वाला कौन? रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम। बट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटीज, कोई भी हो सकता है। बट अगर कोई भी ये बेचने वाला अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होगा ना, हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जब भी सप्लाई करता है, उस पे हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम। ओके। उसके बाद बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल देर आर, मतलब गवर्नमेंट लॉ बना के रखता है कि भाई देखो, एवरी बैंक विल हैव टू अपोर्शन सर्टेन अमाउंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स। ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में उसको क्या करना पड़ेगा? लोन देना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को, ये कंडीशन है बेसिकली बैंक का, अगर तुम लोग 100 करोड़ के लोन दे रहे हो, देन इन दैट केस 25 करोड़ तुम लोग ने प्रायोरिटी सेक्टर से, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को देना चाहिए। ये लॉ बना के रखा है। अगर बैंक नंबर 1 ने 25 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, पर उसने 30 करोड़ रुपीज स्पेंड करके रखे हैं, स्पेंड सॉरी लोन देके रखा है 30 करोड़ रुपीज का टूवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर, बट बैंक नंबर 2 ने सिर्फ 20 करोड़ दिया। देना कितना चाहिए था? 25 करोड़। दिया कितना? 20 करोड़। बैंक नंबर 1 में देना कितना चाहिए था? 25 करोड़। दिया कितना? 30 करोड़। तो बैंक 2 ने उसके कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए। तो बैंक 1 क्या कर सकता है मालूम है?
ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो बैंक नंबर 2 को दे सकता है 5 करोड़ रुपए का। मतलब 5 करोड़ रुपए का जो लोन का पॉइंट है, उसका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या कर सकता है, बैंक 2 को दे सकता है एज़ अ क्रेडिट। और इसके लिए बैंक 2 क्या करेगा, कुछ पैसा देगा। तो ये जो भी पैसा देगा, जो रेसिपिएंट होता है ना बैंक 2, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप पे थोड़ा-सा ध्यान देना। मेटल स्क्रैप जो है उन्होंने बोला कि सप्लायर, हम लोग आगे जाके बात करने वाले मेटल स्क्रैप है, बट जस्ट बता के रखता हूँ। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा, आजू-बाजू मत देखो, ऑलवेज एफसीएम। सप्लायर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन दिया, देन इन दैट केस एफसीएम लगेगा। और ये जब भी अगर ये रेसिपिएंट अगर गवर्नमेंट होगा, तो गवर्नमेंट जब भी पेमेंट करेगा तभी टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। तभी तुम लोगों को टीडीएस के चैप्टर में समझेगा वो चीज़, डोंट वरी अबाउट इट। बट जस्ट बता के रखा कंप्लीशन पर्सपेक्टिव, इंटरकनेक्शन के पर्सपेक्टिव। बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप बेचा होगा, देन इन दैट केस आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, इधर एफसीएम ही लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? अभी आता है अनरजिस्टर्ड पर्सन जब भी मेटल स्क्रैप बेचता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को अगर एफसीएम लगा है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या लिख दिया, यूआरपी टू आरपी के केस में इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे। बट अगर यूआरपी टू यूआरपी होगा दोस्तों, देन इन दैट केस इस पे नो। एक बार पॉज करके पढ़ोगे ये चीज, एक बार पॉज करके पढ़ोगे ये चीज। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। नाउ अगर तूने देखा होगा तो मैंने कुछ चीजें इसमें कवर नहीं की है। फॉर एग्जांपल लीगल सर्विसेज, आरसीएम में मैंने लीगल सर्विस कवर नहीं किया, गवर्नमेंट का पॉइंट कवर नहीं किया, बिकॉज हम लोग वही चीज जब भी हम लोग एग्जाम्पशन चैप्टर करेंगे ना, वो एग्जाम्पशन चैप्टर करने के टाइम पे हम लोग एक्सप्लेन, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इट विल बी इजी फॉर मी टू इंटरकनेक्ट। एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ, मुझे 1 मिनट देना। ये देखो फटाफट हम लीगल सर्विस देखते हैं। लीगल सर्विस में सप्लायर कौन है, सप्लायर है समझ समझ सीनियर एडवोकेट, बराबर। सीनियर एडवोकेट ने ये लोगों को सर्विस दिया, तो क्या होता है देखो। सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। फटाफट एक बार देखते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई हैव डिस्कस दिस इन एग्जामिनेशन चैप्टर ऑल्सो। अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया एक अदर देन बिजनेस एंटिटी को, मतलब पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ सर्विस दिया होगा पर्सनल पर्पस के लिए, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम। बट अगर ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट इज मोर देन द रजिस्ट्रेशन टर्नओवर लिमिट, मतलब रजिस्ट्रेशन टर्नओवर इज मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर रजिस्ट्रेशन टर्नओवर इज मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर जो रेसिपिएंट है वो एक छोटा आदमी है, मतलब उसका टर्नओवर क्रॉस ही नहीं कर रहा है, अगर ऐसे छोटे एंटिटी को अगर वो सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया होगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट है। इधर ना उन्होंने कभी भी इधर ऐसा नहीं बोला है बिजनेस एंटिटी हैज टू बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। याद रखना, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड डज नॉट मैटर, टर्नओवर क्रॉस कर रहा है कि नहीं वो देखो लास्ट ईयर में। अगर इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर क्रॉस कर रहा है लिमिट के ऊपर गया, देन इन दैट केस वो रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो डज नॉट मैटर, जीएसटी लग जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अंडरस्टैंडिंग? ओके। अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया एक एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को, देन इन दैट केस देखा जाएगा कि वो एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट कैसा है, मतलब जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर में इफ इट इज मोर देन द टर्नओवर लिमिट, देन इन दैट केस जीएसटी लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया ऐसे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को जिसका टर्नओवर लिमिट क्रॉस ही नहीं करता है लास्ट ईयर, देन इन दैट केस इस पे क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल, बराबर। अगर एडवोकेट ने सर्विस दिया सेम लोगों को, इधर के जो सेम लोग हैं ना, गवर्नमेंट हो अदर देन बिजनेस एंटिटी हो, बिजनेस एंटिटी वो भी बड़ा बिजनेस एंटिटी हो तो जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, अगर छोटा बिजनेस एंटिटी हो तो एग्जाम्प्ट हो जाए, सेम टू सेम एप्लीकेबल इधर हो जाएगा, बराबर। बट एडवोकेट ने अगर दूसरा सर्विस अगर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को दिया, देन इन दैट केस वो फर्म ऑफ एडवोकेट या फिर एडवोकेट जो जिस रेसिपिएंट है, वो छोटा आदमी होगा या बड़ा आदमी होगा डज नॉट मैटर, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बराबर। उसके बाद देयर आर सर्टेन आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट्स, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लोग जाते हैं, कोर्ट के पास नहीं जाते, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। अगर कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गया ना दोस्तों, देन इन दैट केस जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यही सेम लोगों को अगर सर्विस देता है, तो सेम पॉइंट लगेंगे। बट अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल
एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट की सर्विस देते हो ही नहीं सकता, बिकॉज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में या फिर आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट के केस में लॉयर्स इंक्लूड ही नहीं होते, एडवोकेट्स का कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है। सीधा पर्सन जिसको प्रॉब्लम है वो जा सकता है विदाउट हायरिंग अ लॉयर, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। इनको सर्विस वो देना डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज होते ही नहीं है वो लोग। अंडरस्टैंडिंग, सो दिस इज योर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट का पॉइंट। आई होप यू आर क्लियर। और जो हम लोग, मैं तुझे बोला था ना तुम लोगों को कि मैं एग्जाम्शंस के टाइम पे सिखाने वाला हूँ, उसका पॉइंट ये देखो, एग्जाम्शंस के टाइम पे हम लोग मास्टर चार्ट करने वाले हैं। अगर तुम लोगों को कभी पॉज करके करना है कर सकते हो, क्योंकि देखो इधर आरसीएम एक दो जगह लिखा है मैंने, तो वो हम लोग तभी मास्टर चार्ट के टाइम पे करेंगे, इट विल बी बेटर। एकदम परफेक्ट है। चलो मैं आता हूँ वापस चार्ज के अंदर। अभी अपना 9-1 हो गया, 9-2 हो गया, 9-3 हो गया, 9-4 हो गया, 9-5 हो गया। अभी फटाफट देखते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। फटाफट, 3 सेक्शंस है, 10-1, 10-2, 10-2 ए। ठीक है। नाउ वंस आई टेक द रजिस्ट्रेशन, यूजुअली मुझे कितने रिटर्न्स भरने पड़ते हैं? महीने के 2 रिटर्न्स, मतलब जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 3 भी। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, मतलब 24 रिटर्न्स टोटल मुझे भरने पड़ेंगे। एवरी मंथ के 2, ऐसे 12, मतलब 12 महीने, मतलब कितने, 24 रिटर्न्स। बट इसके वजह से मेरा कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रहा था। इसके लिए दे सेड दैट एक काम करो, अगर तुम लोगों को, अगर तुम लोग इतने बड़े लोग नहीं हो, then in that case you can opt for the composition scheme and you are not required to file 24 returns, you are required to file only one return, that is GSTR 4। एकदम परफेक्ट है। चलो उसके बाद, सर व्हेन कैन आई ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम? अगर तुम लोग एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहोगे, मतलब नुस्ता M3 इज द वर्ड फॉर इट, नुस्ता M3। एन मतलब नागालैंड, यू मतलब उत्तराखंड, एस मतलब सिक्किम, टी मतलब त्रिपुरा, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश नॉट आसाम। नुस्ता M3 इज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। अगर मेरा टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 75 lakhs, then in that case I can opt for the composition scheme and I can file only one return. But अगर मैं अदर स्टेट्स में रहूंगा, then in that case turnover in the preceding financial year, if it is up to 1.5 crore, then in that case I can opt for the composition scheme. So special category state होगा, then in that case 75 lakhs, other states होंगे, then in that case it is going to be 1.5। तो तुम लोगों को मालूम है क्या, जो ओरिजिनल जो 10-1, 10-2 ये सेक्शन आया था, original composition scheme was not applicable to services, it was applicable only for those people who are into exclusively goods or restaurant service, exclusively goods और रेस्टोरेंट सर्विस। अगर तू कोई भी एक्सक्लूसिवली गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस में है, तो ही वो क्या कर सकता है, 10-1, 10-2 में आ सकता है। बट ये तो 10-1 के अंदर बोल दिया, एक्सक्लूसिवली गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस, बाकी कौन सी सर्विस नहीं आएगी। बट 10-2 के अंदर बोल दिया कि ये सर्विस रेस्टोरेंट की आएगी सिर्फ। बट 10-2 के अंदर बोल दिया ये गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ के अगर तुझे कौन सी दूसरी सर्विस देनी है, देन इन दैट केस 10-2 के अंदर उन्होंने सर्विस का एक लिमिट डाल दिया और उन्होंने बोला कि भाई गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के साथ साथ तुम लोग थोड़ा सा दूसरा भी सर्विस दे सकते हो, थोड़ा दूसरा सर्विस दे सकते हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये दूसरा सर्विस जो है ना, वो कितना दे सकते हैं, थोड़ा, थोड़ा। ओके, तो थोड़ा का मतलब क्या, उन्होंने लिमिट डाल दिया, दैट इज 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। बराबर, 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। एकदम परफेक्ट। और ये सर्विस का जो लिमिट है, वो लिमिट अगर क्रॉस हो गया, देन इन दैट केस इवन दो यू आर फॉलोइंग टोटलिटी बेसिस पे, अगर तुम लोग 1.5 करोड़ और 75 लाख के नीचे हो और ये कंडीशन तूने ब्रीच कर दिया, देन इन दैट केस यू विल बी शिफ्टेड टू नॉर्मल स्कीम विथ इमीडिएट इफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? सही है। ओके, देखो मैंने लिखा है इधर, वी ऑलवेज सी द एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। If in the current financial year my turnover crosses 1.5 crore, I will be shifted to regular scheme with immediate effect, that is on the same day। परफेक्ट है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि ये देखो, जीएसटी रिटर्न जो है मुझे जीएसटीआर 4 भरना पड़ता है और वो एनुअली, मतलब एक ही भरना पड़ता है। वो जो एक भरना पड़ता है उसका ड्यू डेट इज 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। ओके, बट उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रहोगे तो रिटर्न तो एक भरो, पर पेमेंट तुम लोगों को 4 करने पड़ेंगे। सो टैक्स पेमेंट करने पड़ेंगे 4, दैट इज CMP 08 के अंदर, मतलब एक फॉर्म रहता है CMP 08, वो तुम लोगों को क्वार्टरली पे करने पड़ेंगे। सो हम लोगों को यूजुअली मंथली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। बट कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में
ईयरली रिटर्न मतलब एक रिटर्न एंड क्वार्टरली पेमेंट करना। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है। नाउ सर, रेट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम क्या है? मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, रेस्टोरेंट सर्विस। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर होगा, इट इज गोइंग टू बी 1% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई। रिटेलर होगा तो 1% ऑफ ओनली टैक्सेबल सप्लाई। एंड रेस्टोरेंट के केस में टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। तो 1, 1 एंड 5, बट इधर मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट है, रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 5% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट है, बट रिटेलर के केस में 1% ऑफ ओनली एंड ओनली टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं। अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 10(2)(a). 10(2)(a) के अंदर लिखा है कंसेशनल रेट स्कीम बोल सकते हैं या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a). ये क्या किया, जो 10(1), 10(2) के अंदर ना उन्होंने सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को कवर किया था, बट अगर टीचिंग वाला रहेगा कोई ऐसा मेरे जैसा, तो उसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन नंबर 10(2)(a). और 10(2)(a) के अंदर बोला कि एक्सक्लूसिवली सर्विस जो देता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, जो एक्सक्लूसिवली सर्विस देता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, देन इन दैट केस तुम्हारे लिए लिमिट लगेगा, इट इज गोइंग टू बी 50 lakhs. If the turnover in the preceding financial year is up to 50 lakhs, then only you can opt for the concessional rate scheme, मतलब composition scheme under section 10(2)(a). बराबर। तो इस पे जो रेट लगेगा दैट इज गोइंग टू बी 6% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई। सो बेसिकली अपने को दो टर्नओवर्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। प्रीसीडिंग ईयर्स टर्नओवर, इसके लिए फॉर एलिजिबिलिटी पर्पस कि भाई मैं ये साल में एलिजिबल हूं कि नहीं। So it should be up to 1.5 crores, it should be up to 75 lakhs, or it should be up to 50 lakhs, as the case may be, for eligible purpose. But करंट ईयर के केस में भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है टर्नओवर क्यू फॉर पेमेंट पर्पस। मतलब 1% in case of manufacturer of taxable and exempt supply, 1% in case of retailer, that is 1% of taxable supply, 5% restaurant service of taxable and exempt, and 6% will also be considered as of taxable and exempt supply. Are you clear? Just give me 1 second. अभी बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ये छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चंस में तुम लोगों को पॉइंट दिख सकता है। मिस्टर चिंटू हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1/4/24, रेस्टोरेंट सर्विस देता है, ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। उसने धंधा स्टार्ट किया 1/4/24 को। फिर इन दैट केस देखो, अगर धंधा स्टार्ट किया है और उसका टर्नओवर 20 lakhs का क्रॉस होता है समझो ऑन 30/9/24, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास लिमिट कितना 1.5 का है, बराबर, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो जब ही मैंने धंधा स्टार्ट किया मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, मेरा 20 lakhs क्रॉस किया, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया। मेरे पास 1.5 करोड़ का लिमिट है, मेरा 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ ऑन 31/12/24। उसके बाद आई शिफ्टेड टू रेगुलर स्कीम। प्लीज ध्यान दो इधर, जो दिन से मेरा धंधा स्टार्ट होता है उधर से लेके जब तक मेरा 20 lakhs क्रॉस नहीं होता है, तब तक मुझे 1 रुपए का भी जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन द रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट ये 39/24 के बाद जब भी मैं जो भी पैसा पैसा कमाऊंगा, देन इन दैट केस उस पे जीएसटी मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। बट ये 20 lakhs विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर, बट ये 20 lakhs के ऊपर तुम्हारा कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखना। राइट, तो इधर मैंने रेस्टोरेंट सर्विस के लिया था, अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स अगर देते रहेंगे, देन इन दैट केस लिमिट कितना लगेगा, 40 lakhs लगेगा। तो जब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तब तक तुम लोगों को जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की जरूरत नहीं होती। बट जब भी हम लोग 1.5 करोड़ का टर्नओवर इंक्लूड कर कंप्यूट करेंगे, तभी वो 40 लाख या 20 लाख भी लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम परफेक्ट है, चलो सही है। उसके बाद कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर 10(1), 10(2) एंड 10(2)(a। सबसे पहला, अगर तुम लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना होगा, देन इन दैट केस यू कैन नॉट मेक एनी सप्लाई विच इज नॉट लायबल टू जीएसटी। मतलब नॉन टैक्सेबल, नॉट लायबल टू जीएसटी, अल्कोहल बेच रहे हो, यू कैंट ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। उसके बाद अगर तुम लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम में रहना होगा, देन इन दैट केस तुम लोगों को रिस्ट्रिक्शन है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई का। इसका रिस्ट्रिक्शन है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई का, और वो भी किसका, इंटर स्टेट। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवर्ड सप्लाई, बट देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मेरा आउटवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट नहीं हो सकता, बट इनवर्ड सप्लाई मेरा इंटर स्टेट हो सकता है। अगर मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया तो आई कैन नॉट सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं गुड्स नहीं दे सकता। अगर
कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना है तो इन दैट केस में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना नोटिफाइड गुड्स का नहीं कर सकता, बट ट्रेडिंग कर सकता हूँ। कुछ नोटिफाइड गुड्स का एक लिस्ट देके रखा है, तुम लोगों को जस्ट दिखाता हूँ कि कौन से होते हैं नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स में एक लिस्ट है, किधर गया रे बाबा? नोटिफाइड गुड, इधर आइसक्रीम, अदर एडिबलाइज, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट, ये सब जो है ना ये क्या होते हैं? नोटिफाइड गुड्स होते हैं। इसका मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहिए। इसका मैं ट्रेडर रहेगा चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं क्या नहीं करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज पैन बेस्ड। कभी भी याद रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम में एक एक ऑफिस में नहीं ले सकता। एक ऑफिस के लिए लिया, दूसरे के लिए लिया, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पैन बेस्ड मतलब एक पैन के लिए लिया तो सबके लिए लेना पड़ेगा। अगर एक पैन के लिए नहीं लिया तो किसी के लिए भी मैं नहीं ले सकता। अगर एक ऑफिस में कंडीशन ब्रीच हो गया तो सब ऑफिसर्स का कंडीशन ब्रीच हो गया ऐसे मानेंगे और कॉम्पोजिशन स्कीम से हम लोग बाहर जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? कॉम्पोजिट डीलर के केस में क्या होता है? यू कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर, नंबर वन, एंड यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑल्सो while making a payment of GST. So composite dealers cannot collect the GST. Composite dealers cannot avail the ITC also. अंडरस्टैंडिंग? वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकते, पर उसको उनको बिल ऑफ सप्लाई रेज करना पड़ता है, और बिल ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन करनी पड़ती है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है। और एक चीज है कि कोई सीटीपी एनआरटीपी होगा, दैट पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। सिंपल कंडीशन से एक दो बार पढ़ोगे तुम लोगों को याद हो जाए। एकदम सही है। ओके, उसके बाद हम लोग ने और एक चीज देखी थी कि हम लोगों को ये साल के टर्नओवर में क्या क्या देखना है, समझा कि सिर्फ ट्रेडर के केस में 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आएगा, बाकी केस में 1% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, 5% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, एंड उधर 6% ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। बट अभी मुझे जब लास्ट ईयर का टर्नओवर में जब निकाल रहा हूं, तभी उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसके लिए मैंने एक मस्त एक टेबल बनाया। लास्ट ईयर का जब भी टर्नओवर होगा तो मैन्युफैक्चरर सब एंटिटीज का मिला के, पैन के अंदर जितने भी एंटिटीज रजिस्टर्ड है वो सब एंटिटीज का मिला के टैक्सेबल सप्लाई लेके आएगा, एग्जाम सप्लाई लेके आएगा, इंक्लूडिंग निल रेटेड सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक्सपोर्ट कितना किया वो लेके आएगा, और इंटरस्टेट कितना किया सब ऑफिस का मिला के वो लेके आएगा। ये सबका एडिशन जो होता है, इफ इट इज अप टू 1.5 करोड़ और 75 lakhs और 50 लाख, जो भी मतलब जो भी होगा, इधर तो 75 एंड 1.5 ही होगा, 1.5 और 75 lakhs, देन इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके अंदर क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन दाल, दाल मतलब डिपॉजिट्स, एडवांस एंड लोन। डिपॉजिट दिया, एडवांस लिया, लोन दिया, मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। प्लीज डोंट इंक्लूड इंटरेस्ट इन द टर्नओवर। सप्लायर के केस में भी सेम आएगा, इंटरेस्ट ऑन दाल नहीं आएगा। रेस्टोरेंट के केस में भी सेम आएगा, इंटरेस्ट ऑन दाल नहीं आएगा। 10 to A के केस में भी सेम आएगा, इंटरेस्ट ऑन दाल नहीं आएगा। ये एक चीज तुम लोग क्या करने वाले हो, याद रखने वाले। परफेक्ट है। उसके बाद छोटा सा पॉइंट था कि अभी तक हम लोग ने देखा कि अगर तुम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो तो यू कांट ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, बराबर है। बट उन्होंने अभी किया कि भाई तुम लोग अगर गुड्स देते रहोगे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, देन इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। सर्विसेज के केस में नहीं है, गुड्स के केस में उन्होंने अलाउ कर दिया कि अगर तुम लोगों को गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करने हैं, देन इन दैट केस द सप्लायर कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी इसमें क्या 4 पॉइंट्स दिए हैं, 4 कंडीशंस है। नंबर वन, सच ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट अलाउ इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई वो अलाउ नहीं करना चाहिए, वो तो गिवन कंडीशन है भाई, नंबर वन। नंबर टू, ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल कलेक्ट एंड पे द टीसीएस। जब भी टीसीएस करेंगे तभी समझेगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर शैल फर्निश द डिटेल्स इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 8। जब रिटर्न्स करेंगे तभी समझेगा, बराबर। ई-कॉमर्स ऑपरेटर शैल मेक नेसेसरी चेक्स एंड वैलिडेशंस ऑन देयर सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स। क्या चेक करना पड़ता है कि भाई इसका जो प्रोडक्ट है, और अगर ये महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड है तो महाराष्ट्र के अंदर ही दिख रहा है ना इसका प्रोडक्ट, गुजरात में तो नहीं दिख रहा। तो इसके लिए उनको वैलिडेशंस एंड चेक्स क्या करने पड़ेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर करने पड़ेंगे। एक बार जस्ट रीड करके। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस इज रूल्स। रूल नंबर 3, 4, 5, 6। ये रूल्स के अंदर क्या लिखा है? रूल नंबर 3 के अंदर लिखा है व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर तुम्हारा नया रजिस्ट्रेशन होगा, अगर तुम्हारा नया रजिस्ट्रेशन होगा, देन इन दैट केस जो दिन पे तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो रहा है ना, वही दिन पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉम्पोजिशन स्कीम भी इफेक्टिव हो जाएगा।
सर कैन दिस बी फ्रॉम द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? यस। जो दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मिला, जो दिन पे मिला, अगर 7 जुलाई को मिला तो 7 जुलाई को रजिस्ट्रेशन मिला तो 7 जुलाई को ही मेरा कॉम्पोजिशन स्कीम भी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। बट रूल नंबर 4 में लिखा है कि अगर तुम्हारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था बट अर्लियर यू वर इन regular scheme, now you want to opt for the composition scheme, then in that case you can't opt, you it is not going to be effective, it cannot be effective from the middle of the financial year, it has to be effective from the first day of the subsequent financial year. अगर मुझे 7 जुलाई 2025 को अगर रेगुलर टू कॉम्पोजिशन जाना है तो आई कांट जस्ट गो ऑन 7/7/25, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, बट इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2026। आर यू क्लियर? बिकॉज रूल नंबर 4 में ऐसा है कि तुम लोग का पहले से रजिस्ट्रेशन था, देन इन दैट केस फर्स्ट डे से ही हो सकता है। बट अगर तुम्हारे पास पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, देन इन दैट केस जो दिन पे रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा वही दिन से तुम्हारा कॉम्पोजिशन स्कीम भी इफेक्टिव हो जाएगा। रूल नंबर 5 में वन ऑफ द पॉइंट्स है कि सीटीबी एनआरटीबी जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। एकदम बराबर है, परफेक्ट एकदम ओके। उसके बाद एक पॉइंट है दैट इज रूल नंबर 6। व्हाट इज रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 इज दैट विड्रॉवल ऑफ द स्कीम, मतलब अगर तुम लोगों का विथड्रॉवल जो हुआ वो कंडीशन मीट नहीं हुआ, इसके वजह से हुआ, यू डिड नॉट मीट द कंडीशन, दैट्स व्हाई विथ इमीडिएट इफेक्ट यू गॉट शिफ्टेड फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर। तो ये विड्रॉवल हुआ बराबर स्कीम का। तो अगर तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, देन इन दैट केस दोस्तों एक चीज समझना, विद इमीडिएट इफेक्ट यू विल बी शिफ्टेड टू रेगुलर स्कीम। जैसे तुम लोगों का जो टर्नओवर क्रॉस होता है ना, उधर से विद इन 7 डेज तुम लोगों को एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, इंटीमेशन देना पड़ता है टू द डिपार्टमेंट दैट मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ है या फिर मेरा कंडीशन मीट नहीं हुआ है, इसके वजह से आई विल बी शिफ्टेड टू द रेगुलर स्कीम। और अगर वो वॉलेंटरी शिफ्ट भी होगा, देन इन दैट केस अगर तुम लोगों को वॉलेंटरीली शिफ्ट करना होगा, देन इन दैट केस तुम लोगों को तो भी CMP 04 फॉर्म नंबर फाइल करना पड़ता है बिफोर द डेट ऑफ विथड्रॉवल। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट ऑन आईटीसी, जो एक बार देख लेना आईटीसी का कौन सा पॉइंट है, आईटीसी के में समझ में आ ही जाएगा। पर देखो, अगर मैं पहले नॉर्मल स्कीम में हूं, अभी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में शिफ्ट हो रहा हूं, तो कहना है नॉर्मल स्कीम में मैंने कुछ गुड्स परचेज किए होंगे तो उसपे मैंने आईटीसी लिया होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 100 गुड्स मैंने परचेज किए थे, मैंने आईटीसी ले लिया, उसमें से 60 यूनिट्स में नॉर्मल स्कीम में ही यूटिलाइज कर दिए, बट 40 यूनिट्स अभी भी बाकी है। वन डे प्रायर टू वन डे प्रायर टू कन्वर्जन 40 यूनिट्स अभी भी बाकी है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में यूज होने वाले। देन इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है, नॉर्मल टू कॉम्पोजिशन में आते वक्त मुझे एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा दैट इज GST 03 विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्यों कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? क्योंकि नॉर्मल स्कीम में था मतलब मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। अगर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो मेरा कॉम्पोजिशन स्कीम कब से इफेक्टिव हो जाएगा? इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसके वजह से विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मुझे एक फाइल करना पड़ता है फॉर्म इंटीमेटिंग द आईटीसी कितना मेरे पास है वो। बराबर परफेक्ट। और ये हम लोग सेक्शन नंबर 18 में पढ़ेंगे जब भी हम लोग आईटीसी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मेरे पास मैं अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में पहले हूं बट आई एम शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम, देन इन दैट केस मुझे एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑप्शन इज विथड्रॉन। तो ये एक छोटा सा जो चीज है तुम लोगों को क्या करना है, ये पढ़ के रखना है आईटीसी के रिलेटेड, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम में मैंने 100 यूनिट्स परचेस तो किए बट मैंने उस पर आईटीसी नहीं लिया, बट 60 यूनिट्स मेरे यूज भी हो गए, पर 40 यूनिट्स तो अब तक यूज नहीं हुए हैं विच आर गोइंग टू गेट यूज्ड इन द रेगुलर स्कीम, इसका मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। यस, तो ये आईटीसी का पॉइंट है, हम लोग आईटीसी में पढ़ेंगे ही, पर मैं तुम लोगों को जैसे बता के रख रहा हूँ, ये 60 डेज और ये 30 डेज तुम लोग एक बार पढ़ के रखोगे। आई होप तुम लोगों को समझा होगा कि हम लोग ने ये पूरे पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या किया। सेक्शन नंबर 9(1) किया, सेक्शन नंबर 9(2) किया, सेक्शन नंबर 9(3) किया दैट इज आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 9(4) किया जो बिल्डर का पॉइंट था, 9(5) किया अलॉन्ग विथ अमेंडमेंट याद रखना, उसके बाद 10(1), 10(2) याद रखना कॉम्पोजिशन स्कीम, एंड सेक्शन नंबर 10(2)A
ये किया इन केस ऑफ कंपोजिट स्कीम, इन केस ऑफ सर्विसेज। दोस्तों हम लोग ने जितनी-जितनी चीज़ें चार्ज अंडर जीएसटी के अंदर तुम लोगों को करनी रिक्वायर्ड है, हम लोग ने सब कुछ की है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी इंटरकनेक्शन व्हिच वी हैव डन in this particular chapter. I have tried my level best to do all the justice to the chapter and all the chapters rather, the interconnection which we have done. I hope it is helpful. इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज एक बार उधर से देख सकते हो। और आगे के भी सब कुछ जितने जितने लेक्चर्स होंगे, आई एम श्योर ऑल दोज विल बी वेरी हेल्पफुल। ऐसे ही कनेक्टेड रहना, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार छोटा सा अगर कमेंट लिख सकते हो, दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर मी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।